गांव में तुम देखे हो, इतना बड़ा पत्थर ले आता है कोई, एक ईटा ले आता है सब्जी वाले के पास, जब जिसे उसे नहीं होता बोलता है मैंने बाट बना दिया। सुने हो कभी, किसी ने सुना है? अरे भाई इतना बड़ा पत्थर को बना देता है 5 केजी का। एक ईटा उठा के ले आया, ईटा को तोड़ ताड़ के ऐसे टुकड़ी टुकड़ी कर दिया, बोला ये आधा केजी का है। ये ईटा जो है ना 2 केजी का है भाई। मम्मी बोलेगी ईटा पक्का कम होगा, भले ईटा थोड़ा ज्यादा ही हो लेकिन मम्मी बोलेगी पहले ईटा कम ही होगा। वो बड़े बड़े मेजरमेंट वाले में जाओगे ना तो इतना बड़ा पत्थर पड़ा होता है बगल में, पत्थर उठा के डाल देता है। अरे हमें समझ नहीं आया, एक बार हम गए गांव में, वो खेत वेत में धान वान लाने के लिए, तो वहां पे गए तो भाई तो धान देना था उसको, आजकल तो खेती करता नहीं, हम लोग रहते हैं बाहर ही, तो वहां पे गए तो हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं एक बेहतरीन सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच, फुल कंटेंट बैच, धमाकेदार बैच, फुल ईयर बैच क्लास 11th का। ऑल्दो ये क्लास 11th का नीट ओरिएंटेड बैच है और मैं आया हूं फिजिक्स का लेक्चर लेने के लिए। आप लोगों को पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अपने बारे में थोड़ा, और ये जो पूरा का पूरा अपना प्रोसेस होगा कि मैं पढ़ाता कैसे हूं, क्या पैडागोजी होगा, किस तरीके से मैं जीरो से स्टार्ट करके आपको नीट के लेवल से 20% ऊपर लेवल तक ले जाऊंगा। अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं या क्लास 10th के बच्चे हैं जिसको फिजिक्स में मजा आता है, जो पढ़ना चाहता है, या फिर क्लास 12 का बच्चा है जिसका फिजिक्स थोड़ा खराब हुआ है 11th में, या ड्रॉपर का बच्चा है जिसे जरा सा भी कुछ दिक्कत है, वो बिल्कुल इस लेक्चर को फॉलो कीजिए और एंजॉय कीजिए। इसीलिए हमने लाया है संजीवनी बूटी की तरह, और आपको हर एक तरीके से ये बैच हेल्प करेगा। जहां तक मेरे पढ़ाने का सवाल है बेटा, तो मैं लास्ट 9 ईयर, ये 10 ईयर्स चल रहा है, 10 ईयर्स से, और उससे पहले अगर देखो तो वैसे मैं 4 साल कॉलेज का खूब पढ़ाया था। तो इतने सालों में मैंने ऑलवेज नीट और जेई के बच्चों को पढ़ाया है। जहां तक नीट में मेरे बच्चों के सिलेक्शन का सवाल है, तो मौलाना आजाद, एम्स, 172, 700 वाले बहुतों बच्चे को अभी तक हमने गाइड किया है, और इस साल भी हमारे बच्चे 172, 168 और टॉपर बच्चों में से हैं जिन्होंने 696, 700 के आसपास स्कोर किया। कैसे पता सर आपको? अभी आ गया है, आंसर रिजल्ट नहीं आया लेकिन आंसर की ने एनटीए ने भेज दिया। क्या पता आजकल कोई कुछ भी बोल देता है, इसीलिए। यस, तो सर ये बैच कैसे हेल्प करेगा मुझे, हमें क्या प्रिपरेशन की आवश्यकता है, आप कैसे पढ़ाओगे, जरा इसके बारे में बता दो। ये तो आपने अपने बारे में बता दिया कि इतने सालों से आप पढ़ाए हो नीट वाली बच्चों को और बहुत सारे रिजल्ट दिए। अब बात करते हैं बेटा कि पूरा पैडागोजी क्या होगा। तो मैं हमेशा स्टार्ट करूंगा बिल्कुल जीरो से, फिर डेफिनेशन, फिर एनसीईआरटी लेवल का चीज, एनसीईआरटी को स्कैन करके बिल्कुल मैं तुम्हें दूंगा, और उसके बाद नीट लेवल और नीट लेवल के सारे तरीके के प्रैक्टिस। अब ये चलेगा कैसे? तो सबसे पहले अपन कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुरंत से सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको आज ही दिख जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसका थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन भी एक दो कर लेंगे, फिर इसी तरीके से चलता जाएगा। जब 2 4 5 कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में आया है वो भी कवर यहीं करेंगे बेटा, और इतना सब कुछ हो जाएगा तो आपका लेवल बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। और इन सब के बाद मैं डेली कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दे दिया करूंगा, और आपको पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन का चैप्टर का आपको डीपीपी दिया है, उसके भी क्वेश्चंस बता दिया करूंगा कि ये क्वेश्चन करो। तो इस तरीके से अगर आप इसको पूरा फॉलो किए तो आपका कंप्लीट 11th हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ यही बैच 11th का लॉन्च किया है और यही आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सारे कंटेंट देंगे। अब मेरे तरफ से एक प्रॉमिस है, एक गारंटी है कि आप इंडिया के किसी भी कंटेंट से कंपेयर करोगे, ये वाला कंटेंट उससे 20 होगा, 19 नहीं होगा। आपको जो एक्चुअल नीट में रिक्वायरमेंट है, कुछ भी रिलेवेंट पढ़ाई नहीं, जो रिलेवेंट पढ़ाई है वही कराएंगे, जिससे आपका टाइम भी बचे, आप प्रैक्टिस भी कर पाओ, समझ भी पाओ। तो रिलेवेंट स्टडी करेंगे, टाइम पे स्टडी करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। और बस आपसे मुझे एक चीज चाहिए, अगर इस बैच को आपने पूरा साथ लग के पढ़ लिया तो आप खुद बताओगे, इवन हर एक लेक्चर के बाद बताओगे कि मस्त मजा आया सर पढ़ के, और यही चीज अपन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास। और मैंने बता भी दिया कैसे पढ़ाएंगे, मैं हूं आदित्य आनंद, ये भी बता दिया, फिजिक्स का क्लास में ले रहा हूं ये भी बता दिया। तो आप लोगों से भी कुछ रिक्वायरमेंट है क्या?
आपको पुराना कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसे बहुत अच्छे से सेट कीजिए अपने दिमाग में, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर नोट्स एकदम पेन चला के बनाइए। और घर का एक कोना लेके जब आप लेक्चर देख रहे हो तो मल्टीपल डायरेक्शंस में अपना ध्यान मत दो बेटा। आप सुनोगे मुझे तो आपको मजा आएगा, फिजिक्स का एकदम फील दिला दूंगा मैं, ये एकदम वादा है मेरा। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और आप उतना ही एंजॉय करोगे फिजिक्स जितना आप बॉटनी, जियोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी जोश एंड जुनून के साथ और फोड़ते हैं तैयार होके। चलिए सर, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और मैं संजीवनी में आज लेने वाला हूं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर बात करने वाला हूं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करने वाला हूं, उसके यूनिट्स के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। यह आज अपना गोल है, इसे अपन कवर करेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं व्हाट इज फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रण दिलाना चाहता हूं कि हमारे इंडिया में एक ग्रेट साइंटिस्ट कब के थे, देख लो 476 550 सी। ये तब का एरा था जब न्यूटन भी नहीं था, गैलीलियो भी नहीं था, सोच लो उससे भी पहले का एरा है ये। और तब जब ये आर्यभट्ट जैसे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने पाई के बारे में, जीरो के बारे में और प्लैनेटरी मोशन के बारे में और सबसे पहले टाइम के बारे में इन्होंने ही सोचा था, बताया था, और इतने सारे यूनिट्स के बारे में भी इसने बात की थी इस टाइम पे। तो सोचो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर हमारे लिए कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो हम ये प्रण लेते हैं कि हम इस तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे जो इन साइंटिस्ट को गौरवान्वित कर सके। अपने पिताजी माताजी का जो सपना है उसे पूरा करने में मजा आए हमें, और वो सपना जब पूरा होगा तो उनके आंखों में जो आंसू होंगे ना, वो अल्टीमेट होगा, वो खुशी अल्टीमेट होगी। ये प्रण के साथ हमें स्टार्ट करते हैं कि जो भी लेक्चर आएगा उसे रिलीजियसली देखेंगे। टाइम फिक्स है तो हम भी टाइम फिक्सों में पढ़ेंगे, और जो सर में बोल रहे हैं उसे एकदम फॉलो करेंगे। तो आई गारंटी आपका फिजिक्स एकदम बवाल उखाड़ देंगे, वो तो अपन आप देख ही लोगे, और एकदम तगड़ा भौकाल मचाएंगे, वो तो आ ही रहे हैं अपन क्लास में। चलिए सर, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स है क्या? वैसे मैं बात करूं तो फिजिक्स कुछ भी नहीं है, इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर। ये क्या है? ये स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना है। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। क्या है? नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना, ये नेचुरल फिनोमिना क्या है? कुछ घटनाएं जो नेचर में होती है। जैसे तुम चलते हो तो कुछ स्पीड होता है, कुछ एक्सेलरेशन होता है, कुछ वेलोसिटी होता है, कुछ फोर्स होता है, उन्हीं सब के बारे में अपन पढ़ने लगते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्टडी नेचर और नेचुरल फिनोमिना का विद सम बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स होता है, विद सम बेसिक लॉ, विद सम बेसिक लॉ। अब कोई ना कोई लॉ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसके स्टडी में, और इसी को हमने लिटरेचर बना के बुक में रख दिया तो वो हमारे लिए फिजिक्स हो गया। एक्चुअल में फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? जो नेचर में कुछ भी होता है, तो जो नेचुरल फिनोमेना है उसी की स्टडी है फिजिक्स एक्चुअल में, जब आप बात करो। अब फिजिक्स तो समझ लिया, लेकिन इसमें मैथ्स क्यों आ जाता है? हमें इसी में तो दिक्कत होती है, हमें मैथ्स में तो दिक्कत होती है। तो मैं बताता हूं, मैथ्स फिजिक्स नहीं है। मैथ्स तो मैथ्स है और फिजिक्स फिजिक्स है, लेकिन मैथ्स क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। सर हमें तो नहीं आता मैथ्स, हम है ना, जो मैथ्स की जरूरत होगी वो अगले चैप्टर में होगी। इस चैप्टर में कोई मैथ्स की जरूरत नहीं है, ना डिफरेंशिएशन, ना इंटीग्रेशन, ना ग्राफ, वो सब काइनेमेटिक्स में जरूरत होगा। और उन सब से पहले मैं तुम्हें सारे मैथ्स पढ़ा दूंगा। जिस मैथ्स की आवश्यकता होगी मैं तुम्हें वो मैथ्स पूरा पढ़ाऊंगा बेटा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई भयानक मैथ्स नहीं चाहिए। जो चाहिए वो मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन, थोड़ा इंटीग्रेशन, थोड़ा ग्राफ, थोड़ा बेसिक चीज, वो सब कहां पढ़ाएंगे? काइनेमेटिक्स में, जहां जरूरत पड़ेगा। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस, और हमने ये देखा कि फिजिक्स तो है लेकिन मैथ्स क्या है। तो मैथ्स ऐसा है कि सपोज करो तुम्हें मजा आया और तुम गोवा घूमने गए अपनी वाली के साथ, ऐसे पिताजी ने अलाउ कर दिया तुम तो खुशी हो गए, हो भाई साहब ये मौका मिल जाए। अब देखो, अब सुनना बात को ध्यान से। अब तुम गोवा घूमने गए, लेकिन पिताजी ने बोला अपनी वाली के साथ चले जा बेटा, लेकिन जाना है पैदल। बोले भाई पिताजी मैं नहीं जा रहा, अपनी वाली क्या, मैं किसी वाली के साथ नहीं जाऊंगा तो पिताजी बोले चलो कोई बात नहीं है, साइकिल से चले जाओ। तुम बोले निपटा ही दिया। पिताजी ने बोला कोई बात नहीं है, यहां से जाओ, यहां से बस लो,
फिर बस ही बस जाना है। तुम बोले अरे यार निपटा ही दिया पिताजी ने। लेकिन तभी आ गया मैं बोला बेटा क्या तुम नीट में सेलेक्ट होने वाले हो? तो तुमने बोला यस सर। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें अपनी वाली के साथ चार्टर्ड प्लेन से भेजता हूँ। तो तुम लोग भाई साहब, अब तुम क्योंकि नीट में सेलेक्ट होना है तो तुमने पढ़ा था, अच्छा काम किया था पूरा साल, तो मैं खुश हो गया। तो पिताजी बोले चलो बेटा डॉक्टर बन ही रहा है तो कोई बात नहीं है, एक बार घूम ही ले, मजा ही मार ले तो क्या दिक्कत है कि नहीं? तो तुम्हें भेज दिया मैं। अब बता मजा किस में मस्त वाला आया होगा, चार्टर्ड प्लेन वाले में या पैदल चलने में या बस में जाने में? चार्टर्ड प्लेन में। तो ये मैथ्स ना बेटा फिजिक्स को समझने के लिए वो चार्टर्ड प्लेन का काम करता है, इसीलिए मैथ्स की आवश्यकता है। अंडरस्टैंड इट। दिस इज द रिक्वायरमेंट टू फील द फिजिक्स इन अ बेटर वे। गेटिंग? अगर फिजिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, करना है, तो मैथ्स एक रास्ता दिया तुम्हें, एक कंफर्ट जोन को पहुंचाता है, ना कि मुश्किल है, क्योंकि तुम आज तक समझते थे कि मैथ्स मुश्किल है। गलत। फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स आया है, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स को और आसान तरीके से समझाता है। तो क्या आप मैथ्स पढ़ाओगे? आंसर है यस। मैं वही मैथ्स पढ़ाऊंगा जिसकी आवश्यकता फिजिक्स में, लेकिन अभी कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया ये भी चीज? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, और मैथ्स का भी मजा लेंगे। मैं बता रहा हूं जितना बढ़िया तुम्हें आज तक का बेस्ट सब्जेक्ट लगा था, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, उससे बेहतर तुम्हें मैथ्स नहीं लगा दूं तो बताना मुझे। तुम बोलोगे कि मैथ्स सबसे आसान है एक्चुअल में, और रियल में वही है। तो हम पूरा मैथ्स नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा सा 2-4-5 दिन जो जरूरत होगा पूरा, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, नेचुरल फिनोमेना बता दिया। अब हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या है सर? हमारे आसपास की वो सब चीजें जो कि बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स से एक्सप्रेस कर पाए और उसे रिप्रेजेंट कर पाए और उसे मेजर कर पाए, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके सर, तो फिजिकल क्वांटिटी में आपने दो बात बोला कि लॉ ऑफ फिजिक्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, सम बेसिक लॉ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लॉ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लॉ ऑफ फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोला कि इसे तुम मेजर कर पाओ। मेजर, ये मेजर बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसे क्वांटिटी जिसे तुम मेजर कर पाओ और जिसे एक्सप्रेस एंड रिप्रेजेंट कर पाओ विद सम बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। मैं लिखूंगा डेफिनेशन, डोंट वरी, पहले समझो, फील करो, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं तुमसे बोलूं कि मुझे, तुम्हारे घर में कौन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है? तो तुमने बोला मेरी दीदी, किसी ने बोला मेरी मम्मी। अ लव बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड, अ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, अ लव बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। मुझे बताओ लव कितना है, क्या तुम उसे मेजर कर पाओगे क्या? नहीं सर। क्या वो फिजिकल क्वांटिटी होगा? अरे नहीं सर। तो ऐसी चीज जिसे मेजर नहीं कर पाओ वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे चीज जिसे मेजर कर पाओ विद सम बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स से उसे एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट कर पाओ, वो फिजिकल क्वांटिटी है सर। तो जैसे कि मैंने एक पेंसिल लिया, मेरे पास एक पेंसिल दिया तुमने, सर लिख लो इसी से, तो मैं लिख लेता हूं। इसका ये लेंथ है, सपोज करो लेंथ। क्या ये लेंथ को किसी भी बेसिक लॉ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? हाँ। क्या ये मेजर किया जा सकता है? हाँ। तो क्या ये लेंथ जो है वो क्या फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर है यस। ये स्फेयर है, सपोज कर लो, मैंने ऐसे एक सॉलिड स्फेयर बनाया था अभी। अगर ये स्फेयर है तो इसका जो मास है, क्या इसके मास को कुछ बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है? यस। ये मैं बताऊंगा तुम्हें कि लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए डेफिनेशन है, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए डेफिनेशन है बेसिक। अच्छा, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक डेफिनेशन है। यस। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक लॉ है और इसे मेजर किया जा सकता है। इसीलिए ये चीजें फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी सर। तो अब आपने फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी दोनों बता दिया, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया, लिख भी सकते हो। चलो, a quantity which can be measured, this is very very important, and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws. What do you mean by law? Basic law of physics. यही वो लॉ है,
बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स से तुम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट एंड विच कैन बी मेजर्ड विद सम बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। मेजरमेंट तो आप ऐसे कर सकते हो, एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट आप बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स से करो। मस्ती में समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो बच्चा लोग कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से बता दो। तो हमने लेंथ को दिखाया, मैंने लेंथ मेजर कर सकते हैं, हमने मास को बताया, मास मेजर कर सकते हैं। कोई बंदा भागता हुआ जा रहा है, मैं दौड़ना शुरू कर दिया भाई, तो ये वेलोसिटी हो गया। यस, तो वेलोसिटी मेजर कर सकते हो। ओ भाई यार ठंड लग गई मुझे, टेम्परेचर थर्मामीटर लगाते हो, 99 हो गया सर, बुखार आ गया आपको, है कि नहीं। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ मेजर कर सकते हो। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम। डेंसिटी मास व वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। These are the measurable quantity which is called a physical quantity and which can be expressed and represented with some basic law of physics. Getting? Yes sir, done done done. अगर किसी को स्पीड लग रहा है तो आप स्पीड कम कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है 0.75 में पढ़ने का। अगर स्पीड कम लग रहा है तो आप 1.5 कर लीजिए, राइट। ओके सर, ग्रेट। नाउ लेकिन मेरा मानना है कि आप जिस पेस में मैं पढ़ाता हूं उसी में पढ़िए, मजा आएगा आपको। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लाइक लाइट, कितना लाइट, 2 ग्राम लाइट, 10 ग्राम लाइट, 4 किलो लाइट, 4 मीटर लाइट नहीं मेजर कर सकते तुम। गुडनेस, बहुत अच्छा, कितना अच्छा, कुछ नहीं पता भैया। लव, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे 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 आज मम्मी ने खाना नहीं दिया सही, हाँ आज मम्मी ने कद्दू बना दिया पनीर के बदले, है ना, इसी तरीके का। तो इस तरीके से आज मेरी वाली को लेके मेरा दोस्त भाग गया तो दीज आर हेटर्ड। ये क्या है भाई, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। गेटिंग? मजा आया तुम्हें समझ के? फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड रिप्रेजेंट विद सम बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स एंड दैट कैन बी मेजर्ड। नॉन फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट। यस सर, डन डन डन। अब आया, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने लिखा अभी, द क्वांटिटी बाय मींस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमेशा बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड होना चाहिए, उसी से डिस्क्राइब होना चाहिए, उसी को डिस्क्राइब होना चाहिए। तो कुछ चीज है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि कभी कभी नंबर होता है। अब मैं लिखूं अगर 4, तो तुम क्या बोलोगे, ये 4 क्या है, बताओ मुझे, क्या बोलोगे 4 क्या है? तुम बोलोगे सर ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है ये? जल्दी मुंह से आवाज निकालो, क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू है। घर में बैठे मत रहो चुपचाप। क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी को फिजिक्स में हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे तुम हो पिंटू और वैसे तुम्हारा दोस्त है ए पिंटुआ, तो तुम्हारा अब पिंटुआ एक ही है। तुम हो चिंकी और जैसे तुम्हारे वाला आ जाए, बोले क्या चिंको, क्या बात है, तुम लोग तो खुश हो गए भाई साहब इतना खुश मत हो, नहीं तो कोई चिंकी नहीं मिलने वाली है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं मिलने वाली है, चुपचाप डॉक्टर बन जाए इधर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब है सर न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू। आया बात समझ में? तो कभी भी अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, कभी भी मैग्नीट्यूड, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखना, कुछ रेशियो में होता है कोई चीज, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि तुम्हारा वेट कितना है, तो तुमने बोला 40 केजी, मतलब तुम्हारी वाली का तो 35 केजी। तो 35 केजी और 40 केजी का अगर रेशियो लोगे तो केजी केजी नहीं पड़ जाएगा। देखो 35/40, देखो ये है 35/40। क्या है ये? 35/40। अरे 35/40, तुम लोग इंग्लिश मीडियम हो भैया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 7 5 7 जा 35, 5 8 जा रही है, तो आता है ना मैथ्स। हाँ सर, अरे कैसी बातें कर दी सर आपने। देखो ये रेशियो है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, तो इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। ऐसे चीज को हम रेशियो के नाम से समझते हैं। फिजिक्स में एक एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या कोई बताओगे मुझे? क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या कोई बताओगे मुझे? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये दोनों वेलोसिटी का ही तो रेशियो है। अब वेलोसिटी तो मेजर सेमी में होगा, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड दोनों निपट जाएगा। तो ये दीज आर द रेशियोज जिसमें कि सिर्फ नंबर है।
कुछ ऐसे चीजें जिसमें डायरेक्शन रोल नहीं पे करता है। जैसे कि मान लो मुझे ये बोतल में बोतल छोड़ो मोबाइल को मेजर करना है, तो मोबाइल को मैं लेटा के मेजर करूं, मोबाइल को मैं एंगल पे मेजर करूं, मोबाइल को मैं ऐसे मेजर करूं, मोबाइल को मैं ऐसे मेजर करूं, क्या होगा जल्दी बताओ सर? ये मोबाइल का जो मास होगा वो सेम होगा, एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसा चीज जो किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। वैसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मास, चार्ज और करंट। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें कि डायरेक्शन भी हो जाता है। जैसे तुम हो महानालायक, तुम हो महानालायक और तुम्हें मिल गई एक अच्छी, तुम्हें मिल गई एक अच्छी, और उसे है डॉक्टर बनना, और उसे आ गए तुम पसंद। पता नहीं भगवान का ही आशीर्वाद था, और तुम नालायकों को आ गई वो पसंद। तो बेचारी सोचेगी अरे यार मैं तो डॉक्टर बनी जाऊंगी, अब ये डॉक्टर नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसके चक्कर में वो बच्ची तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दी, तुम पढ़ने लगे, तुम्हें मजा आने लगा। मतलब जब तक वो तुम्हारे जीवन में नहीं थे तब तक तुम थे स्केलर, और जब वो तुम्हारे जीवन में आ गई तब तुम बन गए वेक्टर। मतलब वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो है ही सर, लेकिन डायरेक्शन भी है। ओहो, अब पक्का नीट फोड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब तो नीट पक्का तू फोड़ेगा, यानी कि जब तक वो नहीं है तब तक तुम हो स्केलर, उसके आते ही बन गए वेक्टर। तो याद रखना है कि वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन यह अधूरा है, इसके अलावे भी कुछ है। क्या? एंड इट फॉलोज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे क्या है? इट फॉलोज, कलर अच्छा नहीं लगा मुझे, इट फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कलर चलेगा यहां पे क्या? यस। ये क्या है सर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? पढ़ेंगे बेटा मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में, ठीक है? ओके तो कुछ क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि मेरे पास मैं फोर्स लगाना शुरू करूं, समझने की कोशिश करना। अब मैं फोर्स इधर लगाया तो इधर ही जाएगा, यह है एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा थोड़ी है फोर्स इधर लगा रहा हूं जा रहा है तेरी घड़ी की तरफ, ऐसा नहीं है ना। लगा रहा हूं ऊपर फोर्स और उड़ते हुए चला गया तेरी तरफ, ऐसा नहीं है ना। इसमें डायरेक्शन का रोल है। तो फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से 3 फिजिकल क्वांटिटी को मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे, लेकिन ये नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, नीट के लिए ये कर रहा हूं। अब ये क्या है सर? ये क्या 2 फोटो बना दिया? अब मैंने तुम्हारे लिए एक काम किया और तुम्हें मैंने लिख दिया है अब एक नंबर। क्या लिख दिया बेटा? नंबर। क्या लिख दिया बेटा? नंबर। सपोज करो मैंने लिखा, मुझे 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 क्या लिखना है? मुझे लिखना है, मान लो मैंने लिखा 7 लिख दिया। अब हमारे पास 3 चीज था। मेरा एक पेंसिल था बहुत बड़ा एकदम रॉड की तरह, एक बॉल था स्फीयर, अभी चल रहा है ना क्रिकेट, पता है ना तुम्हें? अब तो खत्म हो गया सर, क्या फोड़ा था, है ना? सारे खुश हो गए होंगे। अब तो बहुत ज्यादा मजा मत लो, इधर आ जाओ चुपचाप। अब यहाँ पे स्फीयर है जिसका मुझे मास मेजर करना है। मुझे टाइम है, या आवर्स हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड सबसे बड़ा होता है, तुम्हें पता ही है। ये 1 2 3 4 5 बनाया है मैंने। ये लेंथ है, ये मेजर कर सकता है लेंथ को, ओके। ये मास को और ये टाइम को। मैंने लिख दिया 7। बताओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बताओ, कमेंट करो किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये क्या कर रहा था भैया? ये क्या कर रहा था भैया? 7 लिखने के बाद ये क्या कर रहे हो? 7 मीटर का है, 7 किलोमीटर का रोड है, 7 केजी का है, 7 ग्राम का है, 7 मिनट हो गया है, या 7:07 हो गया। कुछ बता पाओगे? सर कुछ ना बता पाएंगे, क्योंकि आगे कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है सर। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से किसी भी चीज का ज्ञान हमें नहीं मिल सकता है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से हम किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब तक मेजर नहीं हुआ तब तक फिजिकल क्वांटिटी नहीं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है तो मेजर हो रहा है, मेजर हो रहा है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, इसके साथ कुछ और भी चीज होना चाहिए। ओ भाई साहब, अब अगर मैं यहां पे अलग अलग चीज लिखता चला जाऊं तो ये अलग अलग चीज बताएगा। अगर मैं बोलूंगा 7 सेकेंड तो 7 सेकेंड होगा। अगर मैं बोलूंगा 7 ग्राम तो 7 ग्राम होगा। अगर मैं बोलूंगा 7 केजी तो 7 केजी होगा। अगर मैं बोलूंगा 7 मीटर तो 7 मीटर होगा। अगर मैं लिखूंगा 7 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर होगा। अगर मैं लिखूंगा 7 किलोमीटर तो किलोमीटर होगा, एंड सो ऑन। अब समझ में आएगा तुम्हें कि ये दोनों मिलके चीज बना है
जिससे ये फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो पाया है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज की आवश्यकता है। अच्छा भाई साहब, एक तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, अच्छा ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा एक और चीज जिसका नाम है यूनिट, इसे बोलते हैं यूनिट। अच्छा भाई साहब, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज की आवश्यकता है। वन ऑफ दम इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अनदर इज कॉल्ड यूनिट। बोलो बच्चों, क्या धमाकेदार एंट्री हो रही है, फील कर पा रहे हो, मजा आ रहा है? यस सर। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो यूनिट है, इसको लिखने का तरीका है, इसको लिखते हैं एन, इसको लिखते हैं यू। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर तुम्हें एक्सप्रेस करना है तो तुम्हें दो चीज की आवश्यकता होगी, एक एन का और एक यू का। एन का मतलब होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का मतलब होगा यूनिट। यू का मतलब होगा यूनिट। मस्ती में यहां तक अगर हर एक बच्चा मेरे साथ हो और समझ आ रहा है तो जल्दी से 5 बार कमेंट कर दो, सर मजे में है, आपके साथ है और मजा आ रहा है। जल्दी पॉज कर, जल्दी लिख, तब तो मजा आएगा यार। तब तो अगले दिन और जोश जुनून के साथ आएंगे फोड़ने के लिए। हाँ, अब बताना, थाईलैंड जाओगे, गोवा, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें बेटा, इंडिया कहाँ जाओगे जल्दी बताओ, सिंगापुर, चलो तुम्हें भेजते हैं सिंगापुर, चलो थाईलैंड आ जाओ। अब सपोज करो ये तो समझ में आ गया, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ एन एंड यू। एन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज कॉल्ड यूनिट। बस इतना ही बताना था सर। हाँ, ये फील कराना था तुम्हें, थोड़ा समझाना था कि सिर्फ एक नंबर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक यूनिट कुछ नहीं कर सकता, दोनों चीज के कॉम्बो पैक से ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब सपोज करो मेरे पास लेंथ है और तुमको भेज दिया मैंने, कहां पे गए थे तुम, गोवा गए थे सर हम, चलो गोवा गए, गोवा इंडिया में है। इंडिया में तुमने गोवा में किसी आदमी से पूछा बताओ इसका लेंथ कितना है, तो आदमी इधर दिखा, बोला 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मीटर का होगा। उसने तुम्हें बोला ये भाई, अच्छा मान लो यहाँ पे यूनिट ही नहीं पता तेरे को कि मीटर में है या क्या है, अभी तो पता ही नहीं है, ये तो मैंने बताया नहीं है क्या होता है ये सब। तो इंडिया में मान लो इसको मेजर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, इसे मेजर करने के लिए कोई नंबर चाहिए उसे, तो उसने तुम्हें कोई नंबर बता दिया। तुमने बोला बताओ भैया ये नंबर कितना है, तो उसने बोला n नंबर है, ये n1 नंबर है। ओके, क्या n1 नंबर से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा पेंसिल? नहीं सर, अगर ये पेंसिल कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर तो चाहिए, साथ में यूनिट भी चाहिए। सपोज करो इंडिया का यूनिट जो होगा वो UI है, UI है मान लो, मानने में कुछ थोड़ी जाता है, या U1 है मान लो, N1 U1 मान लो। तो सर आपने अभी तुरंत बताया कि इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए। बहुत मजा आया। मैंने तुम्हें भेज दिया कहां पे, सिंगापुर। सिंगापुर वाले को नहीं पता N1 क्या होता है, U1 क्या होता है। तुमने सिंगापुर एयरपोर्ट से निकाला, बोला भाई बताओ ये क्या है, बोला मुझे नहीं पता क्या है, बोला बताओ इसका लेंथ क्या है, तो हाँ ये बता दूंगा, उसको लेंथ मेजर करना आता है। तो उसने बोला N2 है, कुछ भी होगा N2 यूनिट, हमें नहीं पता। उसने बोला U2 है, तो उसने इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए N2 और U2 दोनों यूज करेगा, क्योंकि सिर्फ नंबर से पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है ये, तो वो भी दो चीज यूज किया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम एयरपोर्ट में बैठ के फ्लाइट लेके इंटरनेशनल IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चले गए थाईलैंड, और वहां पे तुमने ये दिखाया, उसने एक नया चीज बता दिया, क्या ये पेंसिल जो है वो क्या बम बन गया है क्या? ये पेंसिल जो है वो क्या क्या बन गया आप तुम्हारे लिए, एकदम गुलाब का फूल जो अपनी वाली को देने गए हो, क्या बन गया ये? सर कुछ भी नहीं। क्या ये पेंसिल अब भी पेंसिल ही है? जो चीज तुम इंडिया में रखे थे क्या वही है या चेंज हो गया? जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ, सेम होगा या अलग होगा, सेम होगा या अलग होगा? सर ये दोनों सेम है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी पहले था PQ, वही फिजिकल क्वांटिटी अब भी है। यानी कि अब हमें पता चला इक्वेशन 1 और 2 से कि जो फिजिकल क्वांटिटी था वही ये भी है, वही ये भी है, तो लेफ्ट साइड तो बराबर हो गया इक्वेशन में, क्योंकि ये इधर भी, ये क्या है, ये क्या है पेंसिल, इधर क्या है पेंसिल, सेम पेंसिल। हाँ, तो ये PQ बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो यहां से एक इक्वेशन बनता है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। और तुम बोलते हो क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं करता है,
बट n और u चेंज करता है, इसीलिए आप बोलोगे n1u1 इक्वल टू n2u2। मस्त वाला मजा आ गया तो जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो बच्चा लोग और वोट डालो यस n1u1 इज इक्वल टू n2u2, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये महामंत्र है बेटा जो कहां यूज होगा, किसी भी एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कहां है, इसका एप्लीकेशन है कहां पे, इसका एप्लीकेशन है कहां पे, इसका एप्लीकेशन है कहां पे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर में। अरे वाह सर मजा आ गया। अब हमने सीख लिया है मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या सीखा कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता है सर, इसका n और u चेंज होता है, यानी कि n इंटू u का जो प्रोडक्ट है वो दुनिया में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम कहीं घूम, इससे कोई फर्क पड़ने वाला इसे नहीं है। n इंटू यू का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये चीज तुमने सीख लिया बेटा। क्या सीखा सर यहां से? ये सीखा कि n और u का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर n इंटू यू कांस्टेंट है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय k, तो मजा आ जाएगा तुम्हें अब जब मैं बोलूंगा कि n इज इक्वल टू k बाय यू। अरे भाई साहब मजा आ गया। तो इसका तुम ग्राफ बना सकते हो क्या? n इंटू यू इज k बाय 2 का। हाँ सर बना सकते हैं ग्राफ। जरा बनाते हैं ग्राफ, जरा बनाते हैं ग्राफ। अच्छा चलो ग्राफ बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? जरा बनाते हैं ग्राफ, जरा बनाते हैं ग्राफ। अभी तक तुमने देखा है कि y इज इक्वल टू समथिंग k बाय x का ग्राफ। पता है तुम्हें ग्राफ कैसे बनता है? बताओ तो। 10th क्लास में तुमने बनाया था, एक टेबल नहीं बना लेते थे बचपन में? हाँ सर टेबल बना लेते थे। कोई भी दुनिया में ग्राफ ऐसे ही बनता है। यहाँ x का वैल्यू लिखो, यहाँ y का। x का वैल्यू रखोगे 0, तो समथिंग बाय 0 को दुनिया बोलती है इन्फिनिटिव। ग्राफ बनाओ चलो, n वर्सेस u का ग्राफ बनाओ। यहाँ पे u क्या है देखो, u नीचे है, नीचे x है, x ही u है, y ही क्या है, y ही क्या है, y क्या है, n है। तो x का वैल्यू जब 0 है, मतलब जब u का वैल्यू 0 है, तब n का वैल्यू इन्फिनिटिव है। समथिंग बाय 0 इन्फिनिटिव होगा। ये बहुत दूर है, मतलब यहां लिख दिया इन्फिनिटिव, बहुत दूर है, बड़ा सा लाइन है। जब x का वैल्यू 1 है, मान लो 1 है, तो y का वैल्यू कितना? ये भी 1 है। जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना? k बाय 1, तो k हो जाएगा k। तो जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू k बाय 1, तो यहां पे कहीं होगा। बोलो हाँ सर, k कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं बोलूं जब x का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा तो समथिंग बाय इन्फिनिटिव क्या होता है? जल्दी बताओ। 0 होता है सर, ये याद भी रखिएगा आप लोग। तो जब ये u बहुत दूर चला जाएगा तब ये n बिल्कुल 0 के आसपास हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ना ही तुम इन्फिनिटिव जानते हो और इसीलिए ना ही इसको टच करेगा ये ग्राफ। तो जब इसको बनाओगे तो ऐसे ग्राफ का एक नाम है, पता है मैथ्स में ऐसे ग्राफ का नाम है। कितनों को आता है कमेंट करो तो जल्दी से, कितनों को आता है पॉज करके कमेंट करो जल्दी से। क्या है इस ग्राफ का नाम? जल्दी बताओ। सर इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर। पेन कॉपी लेकर बैठो, ऐसे आराम से मत यहाँ पे मुझे मारने के लिए आ जाओ। हाइपरबोला, अरे वाह का बोला, हाइपरबोला, अरे भाई का बोला, हाइपरबोला। तो इसका नाम है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके सर, तो ग्राफ n और u का इस तरीके से होता है। देखो पूछेगा तो मजा आएगा तुम्हें। n इंटू यू हमेशा कांस्टेंट है सर। आपने बताया n और u कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब समय के साथ ये चेंज करेगा नहीं, डिस्टेंस के साथ ये चेंज करेगा नहीं। अरे सर आपने अभी तुरंत बताया था, तुम इंडिया में हो, तुम थाईलैंड में हो, तुम अमेरिका में हो, कहीं भी हो, पेंसिल तो पेंसिल ही रहा, फिजिकल क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटी ही रहा। क्या n इंटू यू का प्रोडक्ट चेंज हुआ? नहीं, ना ये डिस्टेंस पे चेंज किया, ना ये समय पे चेंज किया, ना ये u पे चेंज किया, ना ये n पे चेंज किया। n इंटू यू का प्रोडक्ट ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। समझ आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ दिल बरसा फटाफट। तगड़ा मजा आ रहा है तो जबरदस्त आग लगनी चाहिए भाई लोग, और लाल वाला दिल चाहिए मुझे, लाल वाला। अब सर मजा आया ना। n इंटू यू का ग्राफ अगर कभी भी बनाओगे आप, n इंटू यू का ग्राफ कभी भी बनाओगे आप, n इंटू यू का ग्राफ कभी भी बनाओगे आप, कभी भी दुनिया में बनाओ,
लेकिन n इंटू यू तो ना समय पे डिपेंड कर रहा है, ना डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही टाइम पे, ना ही u पे, ना ही n पे। n इंटू यू का ग्राफ किसी भी वेरिएबल के ऊपर बना दो सर, n इंटू यू इज ऑलवेज कांस्टेंट है, और ऑलवेज कांस्टेंट होने के चलते आप समझो ये एक स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन की बात करेगा। और n इंटू यू का वैल्यू जो भी होगा वो हमेशा वही होगा। पेन है तो पेन ही रहेगा, स्फीयर है तो स्फीयर रहेगा, जो भी चीज रहेगा वो ये रहेगा। मतलब n इंटू यू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज with respect to unit, with respect to time, with respect to distance. It is always constant because physical quantity is a physical quantity that cannot be changed. एक जगह से जगह गए तो ये पेन थोड़ी एप्पल बन जाएगा यार, खाने लगोगे, अरे वाह क्या जादू होने लगा, पेन बन गया पानी पीने लगेंगे, पेन बन गया एकदम गुलाब का फूल, ये अपनी वाली को पकड़ा देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है सर, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाला है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। मजेदार चीज समझ में आ गया तो जल्दी से समझिएगा, नहीं बोलूंगा, आग लगा दो बेटा। चलो अब आग दिल में भी जगाओ, सीखने के लिए इच्छा रखो। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से सुन लो पॉज करके, लेकिन आई गारंटी कि तुम्हें मजा दिला दूंगा। मैं ऐसा काम कर रहा हूं अभी, जबरदस्त मजा दिलाऊंगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं? सर कैसी बातें कर दी। तो अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे भाई, अब लाइन से क्वेश्चन करेंगे। तो बताया क्या मैंने, वो मैंने तुम्हारे लिए नोट्स भी बना दिया। क्या? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, यानी कि n और u हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से मैं लिखता हूं n इंटू यू हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब nu कांस्टेंट है, मतलब n1 u1 बराबर n2 u2। और इसका यूज कहां पढ़ते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, जो कि अभी अब क्वेश्चन से बता रहा हूं। तो रेडी हो जाओ, अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर सही करोगे तो कल तुम्हारा नाम लूंगा, मैं मैसेज देखूंगा कितने लोग सही किए। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइमर ऑन है, जल्दी से सॉल्व करो। मैं 10 सेकंड का टाइमर दूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। 10 सेकंड में आंसर कर दो। 1 2 स्पीड अप, 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम ओवर नाउ। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी? लेंथ, अरे सर मेजर कर सकते हैं। मास, अरे सर मेजर कर सकते हैं। टाइम मेजर कर सकते हैं भैया, लेकिन हवा, हवाई, अरे बैलून चाहिए इसके लिए, सिलेंडर चाहिए इसके लिए, एक दूसरा चीज चाहिए, इसको ऐसे ही मेजर कर पाओगे क्या? नहीं, हवा तो फैला जा रहा है सर। तो क्या होगा? एयर इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया? सबका आंसर, कितनों का आंसर सही है जल्दी बताओ। अगला, विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी? बताओ जल्दी से, टाइमर ऑन है, जल्दी से सोचो, 10 सेकंड लो जल्दी से। विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी? लाइक, अरे पसंद करो ना पसंद करो, इसको मेजर कर पाओगे क्या? डिसलाइक, नहीं मेजर कर पाएंगे सर। हेट, नहीं मेजर कर पाएंगे, इन तीनों को नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सेलरेशन, ओ भाई साहब, पकड़ के कोई खींचना शुरू कर दिया, पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन को मेजर कर पाएंगे। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी रिप्रेजेंट विद सम बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। पढ़ाने का मतलब यह है कि तुम्हें अभी सारा का सारा चीज याद हो जाना चाहिए। पढ़ाई का एक्चुअल डेफिनेशन यह है कि जो पढ़ा वो बिल्कुल याद होना चाहिए, मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक एक चीज समझ आएगा बेटा। कॉन्सेंट्रेशन नहीं खराब कीजिए, ठीक है? और पूरा लेक्चर देखिए, ऐसे बीच में नहीं। अगला देखिए, इफ n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन द सिस्टम इन विच इट्स यूनिट इज u। अब यह है u और यह है n, यह है u और यह है n। कहां गया n। अब क्या बोल रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? बताओ कौन सा सही है? क्या n बाई यू कॉन्स्टेंट है? अरे पगला गिलवा का, n बाई यू कॉन्स्टेंट है, पगला गिलवा का। एन यू कांस्टेंट है, सही बात है, सही बात बा। कितने लोगों को एकदम समझ में आ गया कि सर सब कुछ हमें समझ आ रहा है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो ताकि मुझे कल समझ में आ जाएगा। कितने लोग ये तीनों क्वेश्चन सही किए हो? जल्दी से वाई टैप कर दो, नहीं तो बोल दो एकदम फोड़ डाला हमने। फोड़ डालेंगे सर, नीट वीट ऐसे उड़ा देंगे। पहले चैप्टर में तुम उड़ा रहे हो यार, बाकी क्या करोगे सोच लो, तुम धमाका मचाएंगे। बोला अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अ, अरे ये तो तुम ऐसे ही फोड़ डालोगे। क्वांटिटी जिसे मेजर कर पा रहे हो वो नॉन फिजिकल होता है, पगला गिलवा का। क्वांटिटी होता है क्या? क्वांटिटी होता है, ये बी और सी होता है क्या? अरे यार फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी।
अब ये तुम लोग जल्दी से एक बार अटेम्प्ट मारो तो देखते हैं तुम लोग सोच तो ये मैं करता हूं। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाया हूं, इसको मैं करता हूं, सीखो। चलो सब लोग सीखते हैं, चलो सीखते हैं। पढ़ो। बोल रहा है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ज्ञान के लिए लिखा, जरूरत है क्या? नहीं। मास बाय वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम। कुछ होता होगा, नहीं पता, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पता है कि डेंसिटी को तुमने n1 और ये हुआ u1 में मेजर किया। मजा आया। द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन केजी मीटर क्यूब सिस्टम। अब एक नया सिस्टम, मान लो ये है कहाँ का, लंदन में ये मेजर हो रहा है। ये मान लो कहाँ यूज हो रहा है, अमेरिका में यूज हो रहा है। तो लंदन वालों का सिस्टम क्या है, n1 u1। अभी सिखाया है तुम्हें n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्यों सर ऐसा? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है। इनने डेंसिटी की ही बात करा है इसने। ये किसकी बात किया? डेंसिटी का। यहां पे भी डेंसिटी ही मेजर हुआ है, यहां पे भी डेंसिटी मेजर हुआ है। तो दोनों जगह जब डेंसिटी होगा तो डेंसिटी जो होगा, दोनों जगह जब डेंसिटी ही होगा, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी सेम। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 का वैल्यू क्या है? प्रश्न वालों ने क्या दिया है सर? ये दिया 2। n2 का वैल्यू यह है ग्राम पर सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना, ये सब चीज अब बता दिया ना तो जीवन भर याद रखना है। हो गया ग्राम बाय सेंटीमीटर का पावर 3। n2 का वैल्यू क्या है? नहीं पता, यही तो निकालना है, क्योंकि यही बोला था कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन। ये क्या है? ये यूनिट है, u2 है। ये क्या है? u2 है, b2 नहीं है। ये क्या है? u2 है, u2। तो u2 का वैल्यू रखो यहाँ पे। क्या है लिखा हुआ, जल्दी बताओ। kg बाय मीटर का क्यूब। अब इसको सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो, मजा लो जीवन का। अब ये जब तक एक दूसरे से कन्वर्ट नहीं होता तब तक नहीं करते हैं। तो जो आसान है वो करो। 1 kg होता है 1000 ग्राम के बराबर। ये सस्ता है इसीलिए लिख लो। और 1 मीटर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर के बराबर। सस्ता है तो लिख लो। तो ये दोनों हमेशा खुपाच और खुपाच होने वाला है, देखना अभी। तो लिखो 2, यहां पे ग्राम, यहां पे सेंटीमीटर का क्यूब, यहां पे हो गया n2। अरे वाह, ये क्या कर दिया सर आपने? यहां पे हो गया इक्वल टू n2, यहां पे हो गया kg। kg का मतलब क्या? 1 kg। ये 1 छुपा होता है। मीटर क्यूब का मतलब क्या? 1 मीटर का होल क्यूब। तो 1 kg किसके बराबर? 1000 ग्राम के बराबर। तो लिखो अब 1000 ग्राम। टेक्निक समझ रहे हो कोई? सब मेरे साथ हो, सब मेरे साथ हो, सब मेरे साथ हो। इधर इधर इधर, ध्यान किधर दे रहे हो? इधर भैया, इधर इधर इधर। गेम इधर ऑन हो चुका है, प्लेयर को बुला चुके हैं। गेम ऑन हो चुका है, प्लेयर को बुला चुके हैं। इधर देखिए बेटा। तो ये हो गया n2 का वैल्यू सर। n2 का वैल्यू सर, इधर देखो मेरे प्यारे बचवा। ये हो गया 1000 का। अब अगला ये क्या है? 1 मीटर, यानी कि ये हो गया 100 सेंटीमीटर। और इसका हो गया क्यूब। अरे तो यहां से ये ग्राम और ये ग्राम हो जाएगा क्या? जल्दी बता। खपाच खपाच। अब सुनना, ये 100 का भी क्यूब है और सेंटीमीटर का भी क्यूब है, और यहां सेंटीमीटर का क्यूब है। तो सेंटीमीटर के क्यूब को निपटा रहा हूं मैं टकाक टकाक। ओ भाई साहब, तो बचा क्या यहां पे सर? सिर्फ 2। यहां पे क्या बचा सर? ये बचा n2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 3 बार। 100 3 बार, 100 3 बार क्यूब है, गलत मत करना। तो 100 इंटू 100 इंटू 100। क्या किया मैंने, मुझे बताओगे कोई बच्चा? बताओगे क्या किया? पॉज करके। सर आपने कुछ भी नहीं किया, अभी सिखाया आपने कि फिजिकल क्वांटिटी सेम हो तो n1 u1 इंटू u2 के बराबर। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम था, n1 u1 इंटू u2 के बराबर कर दिया। n1 u1 इंटू u2, गेम हो गया ऑन। बस n2 ही निकालना था सर आपको। तो ये n2 यहां से निकल रहा है, ये गया ऊपर, ये गया नीचे। पहले खपाच 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 खपाच, तो ऊपर बचा 10 टकाक टकाक। तो ये तो 2 और 1 3 0 हुआ, ये सीधा इधर आया। तो n2 का वैल्यू निकल के आया कितना मेरे प्यारे? 2000। n2 का वैल्यू निकल के आया कितना मेरे प्यारे? 2000। n2 का वैल्यू निकल के आया कितना मेरे प्यारे? 2000। बोलो बच्चों, क्या एकदम बेहतरीन मजा आ गया है? तो जल्दी से बता दो, ये हो चुका है 2000। तो कहां है ये? क्या है? ये क्या बात? क्या बात बा? कुछ गलत बात बा क्या? 2000। तो 2000 कहां है भैया?
तो 2000 लिख लेते हैं, चलो टेंशन मत लो। 2000, 4000, 6000, 8000, ठीक है। तो ये गलती तो नहीं हुआ कहीं पे? देख लो बेटवा। नहीं सर, नहीं सर, हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है, पक्का, यस एकदम सही है सर आपका। मजे में। कितने लोग ये क्वेश्चन सीखे? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया तो पॉज करो, फिर से इसको देखो बेटा। एक्चुअल में यही होता है, जैसे आप क्या करते थे, क्लास में थे, सपोज करो मैं आपके सामने होता और आपको मैं ये क्वेश्चन देता, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते करते नहीं होता तो आप पूछते कि सर ये वाला बता दो। तो आपको पॉज करके वो वाला चीज सीखना है, आगे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल आगे मत बढ़ो। पॉज करो, दोबारा से इस वीडियो को देखो कि मैंने क्या बोला, कैसे बोला, N1 क्या है, U1 क्या है, N2 क्या है, U2 क्या है। N2 नहीं पता था तो N2 को कैसे निकाला, कैसे कन्वर्ट किया 1 kg को 1 मीटर को, किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया, हमेशा बोला खुपाच खुपाच टकाक टकाक हो जाएगा, किस तरीके से इसको फाइनली मैंने रूपरेखा देके N2 का वैल्यू क्या लिख दिया, 2000 लिख दिया। ये नंबर्स है सर, समझ आया? तो अगला क्वेश्चन करो, नहीं आया तो पॉज करके इसको सबसे पहले देखो। अगला क्वेश्चन करो, ये वाला टाइमर ऑन कर दिया, 35 सेकेंड 1 मिनट दूंगा, चलो सॉल्व करो, मेरा मत देखो, पॉज करके तुम लोग पॉज करो, टाइमर ऑन है, थोड़ा स्पीड भी बनेगा तभी सीखोगे, ऑफलाइन का फील मिलेगा तुम्हें। जल्दी करो, देश के पूरे सारे बच्चों के लिए ये बेहतरीन लेक्चर आपके लिए है। चलिए, फोर्स इन सीजीएस, हमें तो ये नहीं बताया सर आपने, कोई बात नहीं है, इसीलिए ये लिख रहा हूं, अगले बार में डाइन लिख देता। और डाइन ये क्या होता है? ये फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है बेटा, लेकिन अभी नहीं पता है ना तुम्हें ये सब, इसीलिए क्वेश्चन को रीफ्रेम किया मैंने। ये सब तुम्हें नहीं पता है, इसीलिए क्वेश्चन को रीफ्रेम किया है सर आपने। क्वेश्चन को क्या किया आपने? रीफ्रेम किया है बेटा। तो इसीलिए ये डायन नहीं लिख के मैंने ये लिख दिया। ये डायन क्या करे जा रहे हो सर? बचपन में मम्मी बोलती थी ये मत करो, डायन आ जाएगी, और आजकल डायना आ जाती है तुम्हारे लिए। हाँ जल्दी बताओ। तो ये हो गया। तो ये डायन एक यूनिट है, न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का, और डायन जो है वो सीजीएस यूनिट है। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, मजेदार। यस, बोला द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। हो गया तुम्हारा टाइम ओवर। यस, 1 मिनट 8 सेकेंड दे दिया सर आपने। कितने लोग किए हो आंसर करो पहले, कितने लोग किए हो आंसर करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चा लोग कर रहे हैं एकदम। तो देखो मैंने बताया फिर से, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। सॉल्व करो तभी मजा आएगा। N1 का वैल्यू कितना? 10, U1 का वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकेंड का स्क्वायर, N2 का वैल्यू कितना नहीं पता, केजी, यहां सेंटीमीटर के बदले मीटर, यहां पे सेकंड का स्क्वायर। ये तो खोपची में लेके चले जाओ इसे, अरे खोपची में खपाच खपाच कर दो बेटा। अच्छा सर, ये हो गया 10 ग्राम सेंटीमीटर, ये हो गया N2, ये केजी है, केजी मतलब 1 केजी, मीटर मतलब 1 मीटर, जिसे कन्वर्ट करो हमेशा एक ही होता है। तो 1 केजी कितने बराबर? ये माइनस नहीं है सर, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट होता है। केजी मीटर लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, लेकिन ये ऐसे ही लिखने का तरीका है, केजी मीटर। इसका मतलब ये नहीं घटा दोगे तुम। तो 1 केजी तो सर अभी तुरंत आपने बताया था कि 1 केजी होता है 1000 ग्राम के बराबर, लिख ले बेटा। और 1 मीटर होता है, अरे ये क्या करता रहा भैया, क्या करता रहा भैया, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ये 1000 ग्राम के बराबर। अब देखो, अरे समझ में अबलबा कि नहीं खे अबलबा? बोला तारा, अरे बोलो बचवा लोग, अरे बचवी लोग, क्या फील कर रहे हो? मजा आ रहा है एकदम, मेरे साथ हो, बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुके हो पढ़ाई में। यस, गेट इमर्ज इनटू द सब्जेक्ट बेटा, मजा आएगा। फिजिक्स से आसान दुनिया का कोई सब्जेक्ट नहीं है, सही बता रहा हूं, ये मजाक मत समझ लेना। और यही बताने आया हूं, देख लो 1-2 लेक्चर करके देखना। बोलना दो तुम कि फिजिक्स सबसे आसान है तो पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं, सही बता रहा हूं, पढ़ाना बंद कर दूंगा भाई, क्योंकि खून जलाना आता है मुझे, 18 घंटा मेहनत करना आता है, कहां से कंपेयर करोगे? तभी तो बोलते हैं एकदम खुलेआम चैलेंज, जाके दुनिया के सारे टीचर का कंटेंट मिला दो और ये मिला देना, ऑफलाइन में जहां खूब सारे दिए हो पैसे वो और ये मिला देना। कोटा में जब मैं गया था, अभी बच्चे बोल रहे थे क्या भयानक कंटेंट आ रहा है, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं। बहुत बेहतरीन सा बैच है हमारे पास, जो हम अपने संकल्प भारत के ऊपर लेकर आए हैं। न्यूट्रॉन नीट बैच है हमारा, ड्रॉपर का वो पम्फड़ बैच है भाई साहब, उसमें हजारों बच्चा, कितने हजार मैं बोल ना दूं, इधर आ जाओ, सही बता रहा हूँ। और सारे ऑल इंडिया के टॉपर बच्चा हम ही निकाल रहे हैं अगले साल, देख लेना। अंडर 10 का रिजल्ट फोड़ रहे हैं भाई, 600 700,
720 वाले बच्चे को तैयार कर रहे हैं, दिखा दूंगा, नीट के रिजल्ट से पहले बता दूंगा कि इस बच्चे का नीट में सिलेक्शन होने वाला है, इस बार भयानक मजा आएगा। तो बेटा डॉक्टर बनना है तो इधर पूरा ध्यान देके फोकस करो। सर आपने बताया निपटोगे, खुपाच खुपाच, तो टकक टकक, यहाँ पे 3 0 2 0 5 0 सर, यहाँ पे 1 0 सर, ये भी कैंसिल होता है, पता है ना तुम लोगों को, खुपाच और खुपाच भी हो जाता है। यहाँ पे बचा 1, ये नीचे बचा 3 और 1 4 0। ओ भाई साहब ये हो गया n2, तो n2 का वैल्यू हो गया सर 10 का पावर ऊपर जाता है तो -4 हो जाएगा। इसको तुम लिख सकते हो 1/10 का पावर 4, ऊपर गया तो -4, n2 का वैल्यू 10 का पावर -4। किधर है किधर है किधर है, ये रहा सर। कितने लोगों ने आंसर किया, मजा आया कि सर आपने तो सिर्फ एक चीज बताया, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है, और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, लेते रहो। नीट PYQ सॉल्व हो गया, ये नीट PYQ था, मैंने रीफ्रेम किया है, रीफ्रेम्ड किया है नीट PYQ के क्वेश्चन को। मजा आया तो आग लगा दो भाई साहब, 4 मार्क्स झोली में पहले दिन। यस, टेंशन नहीं दिलाते हैं अपन बच्चों को, अपन मार्क्स दिलाते हैं, सेलेक्ट करवाते हैं, फील दिलाते हैं, मजा आता है बच्चों को फिजिक्स में। बोलो जबरदस्त आग लगा रखे हो गया, यह क्या बात है भाई। अब सुनना बेटा, तो अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया उसको थोड़ा समराइज कर सकता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आए। मैंने यहां से पहले क्या क्या करवाया सर आपने, जरा बता दीजिए हमें, थोड़ा मजा आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट किया क्लास, बताया व्हाट इज फिजिक्स, तुम्हारे को एक टारगेट दिया कि तुम्हें गौरवान्वित करना है अपने ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट को, तुम्हें गौरवान्वित करना है, प्राउड फील कराना है अपने पेरेंट्स को, मदर को, इसके लिए फाइट करो और इनकी तरह बनो जिन्होंने, और ऐसे बहुत सारे लोग, अब्दुल कलाम आजाद, कितने ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, लोग उसके लिए मतलब क्या क्या दिल में भावना है उन लोगों के दिल में उनके लिए, समझ रहे हो। आर्यभट्ट, रमन इफेक्ट, ये सब इतने ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं अपने देश में, उनको याद करो। लोग यहाँ पे न्यूटन से ही स्टार्ट कर देगा, श्रीधराचार्य को देखो, तुम्हें श्रीधराचार्य का किसी ने नाम सुना है तो बताना उनके बारे में कुछ। अब तुम लोग जानते ही नहीं यार मैथमेटिशियन को, फिजिसिस्ट को अपने देश का, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है। इसीलिए हम पहले तुम्हें बताते हैं कि अपने देश में बहुत बड़ा देश है अपना, बहुत बढ़िया, उसके ऊपर जाएंगे। और बताया व्हाट इज फिजिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मैथ्स बताया, चार्टर प्लेन का फील देगा। फिर बताया कि कैसे क्या होता है, मेजर कैसे कर सकते हैं लेंथ मास टाइम को। उसके बाद क्या बताया सर आपने, बताया कि विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड विद सम बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन मजा यहाँ पे आया सर, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि मेजर नहीं कर सकते हो। उसके बाद सर आपने बताया कि कोई चीज रेशियो होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, अपनी वाली मिल जाएगी, फील भी आ गया, याद भी रहेगा सर। लेकिन ये सबसे बेहतरीन चीज बताया, इसी से एक क्वेश्चन बना, टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड two different quantity, one of them is called number which is magnitude and another is called unit। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको अच्छे लैंग्वेज में फिजिक्स में क्या बोलते हैं, बुक में क्या लिखा रहेगा, मैग्नीट्यूड, और इसे क्या बोलेंगे, यूनिट। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दो चीज की आवश्यकता होगी, दो चीज की आवश्यकता होगी, एक को बोलेंगे मैग्नीट्यूड, दूसरे को बोलेंगे यूनिट, एक को बोलेंगे मैग्नीट्यूड, दूसरे को बोलेंगे यूनिट। बोलो 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 बच्चों, एकदम सेट हो गया। यस सर। फिर मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज है, n1 है, u1 है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब n इंटू यू का प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होगा बेटा, इसीलिए तो बराबर किया, क्योंकि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है पेंसिल है, अब ये पेंसिल पंखा तो बन नहीं जाएगा, पानी का बोतल तो बन नहीं जाएगा, पेंसिल पेंसिल ही है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी वही है। तो कितना मैथमेटिक्स का कितना बढ़िया फायदा है, लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर, लेफ्ट साइड PQ है तो राइट साइड में n1 u1 n2 u2 है, इसका मतलब राइट साइड भी बराबर होगा, तो n1 u1 n2 u2। जैसे नहीं बोलते हो राधा इज इक्वल टू श्याम, है कि नहीं, राधा इज इक्वल टू श्याम, और चिंकी इज इक्वल टू पिंकू, चिंकी इज इक्वल टू पिंकू, और दूसरा एग्जांपल लो, सॉरी गलती हो गया, राधा इज इक्वल टू चिंकी और चिंकी इज इक्वल टू पिंकू, तो 2 बार चिंकी हो गया, इसका मतलब पिंकू इक्वल टू राधा। समझ गई कि नहीं यार, नहीं समझे तो सोचते रहो, सोच के बताओ रिकॉर्डिंग दे रहा हूं ना, रिकॉर्ड है ये, थोड़ा सा बैक करके सुन लो दोबारा क्या बोला, टाइम क्यों खराब करा रहे हो मेरा, है कि नहीं, एक ही चीज को बार बार थोड़ी बुलवाओगे, चलो आ जाओ। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद ग्राफ बताया, ये ग्राफ कैसे बनता है सर, वैल्यूज पुट करके, सिर्फ 3 वैल्यू पुट करके कैसे ग्राफ बनता है, इसको थोड़ा फील कर लेना।
फिर एन यू कांस्टेंट है तो ना यू पे डिपेंड करेगा, ना एन पे डिपेंड करेगा, ना टी पे, ना डिस्टेंस पे, कहीं पे भी। तो इसका फील आया, उसके बाद हमने क्वेश्चंस कर दिए। दिक्कत होगा तो ये सारे क्वेश्चन फिर से दोबारा से ट्राई मारो, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट किया नीट पीवाईक्यू की तरह, और ये चीज खत्म करके अब हम आए हैं कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल को ही दूसरे तरीके का नाम देते हैं, इसे बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी, बेसिक या फिर बेस, बेसिक या फिर बेस भी बोलते हैं। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है दुनिया के किसी भी क्वांटिटी से। अच्छा, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा सर, बहुत मजा आया। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओ भाई साहब, यस, डिराइव्ड क्वांटिटी वो है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन, व्हिच डिपेंड्स ऑन, कहां पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कहां पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जल्दी से देखेंगे, फटाफट से बच्चों। तो अब यहां से गेम ऑन हो चुका है ना सर। इसका मतलब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स खुद है ही, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। लॉ ऑफ फिजिक्स तो ऑलवेज इन्वॉल्व है सर। हाँ, तो लॉ ऑफ फिजिक्स अगर पूरा का पूरा इन्वॉल्व है तो वो कौन सी चीज है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। हमने कितने फंडामेंटल क्वांटिटी बनाए? 7। कहां पे? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाया है। लेकिन क्या सिस्टम ऑफ यूनिट और भी है? यस, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट है, अभी सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है, मस्त वाला मजा दिलाऊंगा। तो सर, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो कुछ एग्जांपल, जैसे कि मान लो लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं होगी, इसको यूनिकली डिफाइन किया गया है। मास को मेजर करने के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं होगी, ये सिर्फ मास ही मेजर करेगा। लेंथ, मास, टाइम, इन सबका बेसिक डेफिनेशन बनाया, पूरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बैठ के इन सबका बेसिक डेफिनेशन बनाया है बेटा। तो अभी आप बता रहे हो क्या? अभी नहीं बता रहा, फालतू का टेंशनबाजी है, कुछ जरूरत नहीं है। तो लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है, नहीं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। आ रही है बात समझ में? तो लेंथ, मास, टाइम, और क्या है सर? और कुछ है? यस, क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और क्या है सर? टेम्परेचर। और क्या है? टेम्परेचर। ये सब क्या है? क्वांटिटीज जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता। एसआई में 7 है। अब इसके बारे में बात अभी करने वाला हूं, एसआई के बारे में। इधर देखना, लेंथ, मास, टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, और क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कितने हो गए? 7, ठीक है, बिल्कुल। ये 7 ऐसे हैं जिसको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, लाइक मैं बोलूं वेलोसिटी, मैं बोलूं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बताओ? ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बोलो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? यहां से चल के तुम यहां चले गए, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। किस चीज में मेजर करोगे? लेंथ में। तो ये क्या है? लेंथ है एक्चुअल में। ये क्या है? टाइम है एक्चुअल में। तो इसमें कितने फंडामेंटल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है? जल्दी कमेंट करके बताओ तो। वेलोसिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ तो। सर, वेलोसिटी में 2 फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक लेंथ, एक टाइम। तो ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है कि लेंथ पे ही डिपेंड करता है, उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
टाइम टाइम पे ही डिपेंड करता है, उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मास मास पे ही डिपेंड करता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और बाकी दुनिया का सारा चीज इन्हीं पे डिपेंड करेगा। उसे हम बोलते हैं क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। अगर यहां पे सब कुछ समझ में आ गया तो मैंने तुम्हारे लिए अच्छे से नोट्स बनाने के लिए भी दे दिया कि किसी को हैंडराइटिंग में दिक्कत हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, खून जला रहा हूं। और क्यों मैं गारंटी देता हूं कि मैं बिल्कुल तुम्हें एकदम बेस्ट लेवल का कंटेंट दूंगा, चाहे दुनिया में ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी टीचर का कंटेंट मिलाना है मिला लो। क्यों? क्योंकि खून जला रहे हैं 18 घंटे तक, 5 बजे सुबह से काम करते हैं, सुबह 1 बजे रात को, 2 बजे रात को कुछ बच्चों के लिए खून जलाना आता है। इसीलिए बोलता हूं करो मेहनत, इतना कर पाते हो तो भूत भाग जाएगा। 2 घंटा सो के 4 दिन काम करके देखो। तो हम करते हैं और ये कर रहे हैं आजकल लगातार, सुबह 5 बजे से रात के दिन के 12-1-2 कभी भी। तो ये चीज का जज्बा जोश जुनून होगा ना बेटा तो फोड़ेंगे, और यही संकल्प भारत पे होता है। तो आपने देखा फंडामेंटल क्या है? A physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called fundamental physical quantity. Physical quantity which does not depend on any other physical quantity, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो बाकी पे डिपेंड ना करे, उसी को फंडामेंटल बोलते हैं। ये सिखाया मैंने। और फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड करे, विच डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल से। ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ये डिराइव्ड भी डिराइव्ड हो रहा है कहां से? फंडामेंटल से। डिराइव्ड क्वांटिटी भी डिराइव्ड हो रहा है कहां से? फंडामेंटल क्वांटिटी से। बात आ रही है समझ में? तो इसको क्या बोलते हो तुम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटी। यस सर, मजा आ गया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजेदार, दमकदार, चमकदार। तो ये भी समझा दिया आप अपने। तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब कुछ जैसे वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अभी बताया मैंने। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है देखो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ बाय टाइम होगा। ये लेंथ पे भी और टाइम पे भी, दो पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। देखो वेलोसिटी बाय टाइम, देखो देखो देखो। तो वेलोसिटी क्या होता है? अभी तुरंत बताया क्या होता है? लेंथ बाय टाइम, और टाइम ये पहले से है। तो ये हो गया लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। ये भी लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम पे, दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। वर्क क्या होता है? ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास क्या होता है? मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि ये एल बाई टी स्क्वायर लिख दो यहां से। हाँ यहां से कॉपी करो सर, यहां पे लिख दो एल बाई टी स्क्वायर। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा? लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा सर, लेंथ। तो ये किस किस चीज पे डिपेंड किया? मास पे भी, लेंथ का स्क्वायर पे भी, टाइम का स्क्वायर पे भी। ये तीन चीज पे भी, मास पे, लेंथ पे, टाइम पे, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड किया। इसीलिए ये क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यहां तक सेट हो गया है दिमाग में? तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाओ, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से न्यूमेरिकल कराएंगे 3-4। यही तरीका होता है, तभी आप न्यूमेरिकल से दोस्ती कर पाओगे। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको फोड़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसे फोड़ेंगे, तभी मजा आएगा सर तगड़ा। तो ये रहा, जल्दी से सॉल्व कीजिए पहला क्वेश्चन, टाइमर ऑन, और आंसर जल्दी से कीजिए, तब सीखेंगे आप लोग, स्किल्स डेवलप होगा। और अगर रियल में आपका स्किल्स डेवलप हो रहा है तो क्लास के बाद जरूर बताना बेटा कि कितना तगड़ा मजा आ रहा है, फील आ रहा है, ताकि अगले दिन मैं एक और एनर्जी के साथ बनाऊं, मजेदार तरीके से आऊं। जरूर बताना। अभी बताना चाहते हो तो पॉज करके बता सकते हो, ताकि दुनिया को समझ में आए कि क्या कंटेंट मिल रहा है, बच्चों को मजा आ रहा है। सॉल्व कर दो। बोल रहे हैं द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड। एक फंडामेंटल क्वांटिटी से ज्यादा पे होता है, क्या बोलते हैं उसको? 10 सेकंड में आंसर कर देते सर, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल थोड़ी बोलेंगे, फिजिकल थोड़ी बोलेंगे, सप्लीमेंट्री थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सप्रेस हुए इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि अभी आपने बताया था तुरंत से एग्जांपल लेके कि इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी, इसमें दो हैं, इसमें तीन हैं, तो ये सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है सर। अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट से। टाइमर ऑन हो चुका है, टाइमर ऑन हो चुका है। पढ़िए, देयर आर डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज। बताओ कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बताया। इसको लिखना चाहिए इन एसआई सिस्टम, ये ज्यादा बढ़िया है। एसआई सिस्टम कितने हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? आ गया आंसर सर, 5 सेकंड में आ गया था, 7।
3 नहीं है, 6 नहीं है, 16 नहीं है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगला बताओ। अब अपन करने वाले हैं सर मजा, और वो मजा है यूनिट का। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि दो चीज की आवश्यकता है, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और एक है यूनिट। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे यूनिट बोलते हैं, जिसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और दूसरा है यूनिट। तो यूनिट है क्या सर? तो हमने कुछ चीज बनाया है यूनिट में जिसके मल्टीपल में चीजों को मेजर करते हैं। जैसे कि हमने इतनी छुटकी सा चीज बनाया 1 सेंटीमीटर, और 1 2 3 4 5 यहां से यहां तक मेजर करना है तो 5 सेंटीमीटर बोल दिया। तो वो किया क्या तुमने? जो सेंटीमीटर यूनिट बनाया उसी के मल्टीपल में चीजों को मेजर किया। जो सेंटीमीटर बनाया उसी के मल्टीपल में चीजों को मेजर किया। यस सर। तो अगर मैं यहां पे तुमसे पूछने जाऊं कि ये एक मान लो स्केल है, यहां से यहां तक मेजर करना है, और मैंने तुम्हें सेंटीमीटर बता दिया कि ये 1 सेंटीमीटर का है, तो तुम अगला जो भी लाइन होगा वो इतने के डिवीजन में मारोगे, तो ये एक रेफरेंस डिस्टेंस तुम ले लोगे। बोलो, ये रेफरेंस डिस्टेंस तुमने लिया, आरडी। सीखो क्या बोल रहा हूं। तो ये यूनिट है, और इसके स्टैंडर्ड यूनिट के मल्टीपल में तुम चीजों को मेजर करना शुरू किए। तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सेंटीमीटर का ये हो गया मान लो। क्लियर है? तो यूनिट है क्या सर? यूनिट को अगर मैं बताऊं तो मैं बोलूं मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल इन्वॉल्व्स। मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो किसे? फिजिकल क्वांटिटी को। इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, और दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। तो हमने ये जो 1 सेंटीमीटर का नाम मैं तभी से बोल रहा हूं, इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। ये एक बेसिक रेफरेंस बना गया है, और इसी से कंपेयर करके तुम ये डिस्टेंस को मेजर कर पाए हो। तो यूनिट है क्या एक्चुअल में? जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, वो जो रेफरेंस हो उसी के कंपेयर में तुम्हें चीजों को मेजर करना आना चाहिए। यानी कि यूनिट क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, और दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस जो तुम चूज किए हो किसी चीज को मेजर करने के लिए इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट बहुत तरीके का होता है। यस सर, यूनिट बहुत तरीके का हो सकता है। लेंथ को मेजर करने के लिए भी बहुत यूनिट है। अच्छा, हाँ। मास को मेजर करने के लिए भी बहुत सारा यूनिट है। हाँ, मैं यूनिट बनाना चाहता हूं तो बना सकता हूं। हाँ, तुम अपने मन से यूनिट बना लो, लेकिन वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। दुनिया वाला बोले तुम्हें कि हाँ भाई ये यूनिट में कुछ है दम, इसे हम मानेंगे, तब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। वो एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए जिससे कंपेयर करके बाकी यूनिट्स को, बाकी चीजों को मेजर किया जा सके, तो वो यूनिट है। यस सर। अगर वो 7 जो अभी मैंने बताया इन फिजिकल क्वांटिटी का है, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया अभी, इन सब को मेजर करने वाले यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने वाले को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का डेफिनेशन भी सर आपने बता दिया बहुत बढ़िया तरीके से। यस, तो ये भी बता दिया सर आपने। जल्दी देखिए क्या बता दिया मैंने, जल्दी देखिए क्या बता दिया कि द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, and the unit of all other physical quantity can be expressed as the combination of fundamental unit is called a derived unit। तो कुछ फंडामेंटल यूनिट होंगे जो फंडामेंटल है, तो कितने फंडामेंटल यूनिट है ये बता दो तुम लोग कमेंट करके जल्दी। कितने फंडामेंटल यूनिट है ये बता दो जल्दी कमेंट करके। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और वो यूनिट्स जो कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करके बने, उसे अपन बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। अब यूनिट मैंने बोला तुम बना सकते हो, तो क्या उसका कुछ रूपरेखा होना चाहिए? क्या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? क्या उसमें कोई दम होना चाहिए?
यस, ये सब होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट हम समझने वाले हैं, क्या गुण होना चाहिए उसके अंदर। तो यूनिट कुछ भी नहीं मान लेते रहते हैं। सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट जो हो वो मस्ट सुटेबल इन साइज हो। पता चला 5 केजी का चीज तुम्हें उठाना है और तुम इतना बड़ा बना दिया भाई, उठ ही नहीं रहा भाई। अब मान लो एक केजी का मुझे सामान चाहिए और मैं इतना बड़ा सामान लेके आया, 1 केजी का सामान इतना बड़ा, उठ ही नहीं रहा है। 1 केजी का सामान है, उठ ही नहीं रहा है, इतना बड़ा यूनिट बना दिए, अब उसको रखने की जगह नहीं मिल रही है। तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बात को। तो यूनिट का साइज टेबल की तरह नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी उठा के ले आए तुम यूनिट बनाने के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो सुटेबल साइज का होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। पता चला मार्केट में गए घूमने के लिए, मिला ही नहीं। अब तुम्हें बनाना है 5 केजी का, 5 केजी का चीज बनाना है, हेक्सागन के टर्म में होता है ना। ये 5 केजी का मान लो, कैसे बनाऊं मैं, ऐसे बना दो, थोड़ा फील आ रहा है तुम्हें, थोड़ा फील आ रहा होगा। हाँ, मान लो ये 5 केजी का ये मैंने बना दिया है ना। तो ये 5 केजी का है। अब 5 केजी का मान लो इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा 5 केजी का बना देते तो पगला जाता लोग, 100 केजी का कितना बड़ा होता। तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, एक स्कूल में आएगा। यूनिट शुड बी इजिली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। अब यार इससे, अब तुम्हें इतनी चुटकी सा 10 ग्राम भी होता है कि नहीं, 100 ग्राम भी होता है, हाँ सर, 1 केजी भी होता है सर, अरे वाह, आधा केजी भी होता है सर, इजिली रिप्रोड्यूसिबल है। देखो रिप्रोड्यूस कर करके बना दिया। कहां पे, दिल्ली में, अमेरिका में रिप्रोड्यूस करोगे क्या, नहीं, अपने घर पे रिप्रोड्यूस कर देते हो। तो अरे भाई रिप्रोड्यूस की बात तो मैं क्या बोलूं, गांव में तुम देखे हो, इतना बड़ा पत्थर ले आता है कोई, एक ईंटा ले आता है सब्जी वाले के पास, जब जिसे उसे नहीं होता बोलता है मैंने बाट बना दिया। सुने हो कभी, किसी ने सुना है? अरे भाई इतना बड़ा पत्थर को बना देता है 5 केजी का। बोलते एक ईंटा उठा के ले आया, ईंटा को तोड़ ताड़ के ऐसे टुकड़ी टुकड़ी कर दिया, बोला ये आधा केजी का है। ये ईंटा जो है ना 2 केजी का है भाई। अब पता नहीं कितना भगवान ही जानता होगा, कोई ऐसे तो तुरंत नहीं है। गांव में लोग, अरे मेरी मम्मी चले जाए तो, नहीं भाई मम्मी लेगी नहीं ईंटा से, मम्मी बोलेगी ईंटा पक्का कम होगा। भले ईंटा थोड़ा ज्यादा ही हो, लेकिन मम्मी बोलेगी पहले ईंटा कम ही होगा। तो मम्मी नहीं लेगी ईंटा से, मैं तो लेके चलाऊंगा। लेकिन ये मैंने देखा है, तुम लोग भी देखे हो क्या? तुम लोग देखे हो तो जरूर कमेंट करना। सही में वो बड़े बड़े मेजरमेंट वाले में जाओगे ना, तो इतना बड़ा पत्थर पड़ा रहता है बगल में, पत्थर उठा के डाल देता है। अरे हमें समझ नहीं आया, एक बार हम गए गांव में, वो खेत वेत में धान वान लाने के लिए, तो वहां पे गए तो भाई धान देना था उसको, आजकल तो खेती करता नहीं, हम लोग रहते हैं बाहर ही। तो वहां पे गए तो वो मम्मी बोली ले लेना, कितना 2 क्विंटल देगा, 200 किलो धान। उसने एक पत्थर चढ़ा दिया भाई, बड़ा सा पत्थर चढ़ा दिया भाई साहब। बोला ये क्या है? बोला ये 25 केजी का है। बोला 25 केजी भाई, इसमें तो कुछ हमें पता ही नहीं है 25 है या 20 है, कुछ भी बोल दो। तो ये हालत है। अब इजिली रिप्रोड्यूसिबल एट एनी प्लेस का इतना खतरनाक देशवासियों ने यूज किया भैया कि क्या ही बताऊं मैं। वो 30 केजी 25 है या 20 है, वो ईश्वर ही जानते होंगे। ईश्वर लोगों को बुद्धि देना कि वो 25 ही होए। मुझे क्या पता, 2 क्विंटल लेके आ गया। मम्मी देखी, मम्मी बोले अरे यार ये तो लग रहा है 20-30 किलो कम है, 2 क्विंटल तो ऐसे नहीं होता। मैं कुछ बोला ही नहीं। मैं अगर बोल देता ना तो भाई वो धान वापस हो जाते, समझ रहे हो तुम, वो धान एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैं बोला नहीं मैंने दिया है, सही तरीके से लिया है। ये तो मम्मी पहले बचपन में तो और कुछ लाता था सामान घर में, बोलती थी वापस कर गया। अरे यार इतना खराब लगता था ना, कितने लोग को ऐसा लगता है बताओ तो, कितने लोग को ऐसा लगता है? कुछ सामान लाते थे खराब हो जाता, वापस कर गया, मैं नहीं जा रहा वापस करने। तो भाई उस दिन मैं समझ गया टेक्निक होना चाहिए। और ये पत्थर से बोलते थे ना, पत्थर से नाप के लाया भाई, वो धान वापस होते यार, जिसने दिया था उसका तो क्लास लग जाता। तो कहानी का मतलब समझ आया? अब ये कहानी नहीं बता धान कैसे नापते हैं, आधे लोग तो धान ही नहीं समझ पा रहे होंगे। अरे वो जो तुम राइस खाते हो ना, वो एक्चुअल में जहां से प्रोड्यूस होता है ना, वो जो फील्ड में प्रोड्यूस होता है ना, उसी को धान बोलते हैं बेटा। समझ आया? चलो इधर आ, चलो। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूस करने के लिए जगह नहीं होना चाहिए कि यहीं पे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे, कहीं भी कर सकते हो, एट एनी प्लेस। अब यहां पे द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अच्छा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए वो,
स्टैंडर्डाइजेशन इतना बढ़िया होना चाहिए कि जो अब तुम अपने घर में मेजर करो, वो भी सिटी में जाओ, वो भी कहीं पे और दूसरे कंट्री में चले जाओ, वहां भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और a physical unit must be invariable and well defined। अब वो जो यूनिट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही वाला जो मैं बता रहा था उसमें इनवेरिएबिलिटी थी, वो 30 किलो वाला 30 किलो है कि नहीं वो पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कांस्टेंट होना चाहिए, इनवेरिएबल का मतलब ये है, और वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये सब चीज एक यूनिट में होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर को तुम दिल्ली में नापो, 1 सेंटीमीटर को तुम घर के एक कोने में नापो, 1 सेंटीमीटर को तुम अमेरिका में नापो, 1 सेंटीमीटर को तुम अपने गांव में लेके जा नापो, सब जगह बराबर ही होगा। ये है इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए, छोटे छोटे चीज भी बना पाओ अगर रिक्वायर्ड है तो, और साइज भी सुटेबल होना चाहिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है तो जल्दी से फटाफट पे बता दो कि सर मस्त मजा आ गया है। अगर मस्त मजा आया तो बताओ, ऐसे मत बताओ बेटा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट बताया तो एक क्वेश्चन हो जाए, ये क्वेश्चन हो जाए। जल्दी से टाइमर ऑन कर दिया, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ बचवा। सर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट, जल्दी बताओ क्या है। द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये तो एकदम सही है यार, लेकिन सही है तो टिक करके मत निकल जाना, सीखो, अगला भी देखना। इट मस्ट बी इनवेरिएबल, ये भी सही है। वेल डिफाइंड, अरे ये भी सही है। इट मस्ट बी सुटेबल साइज, अरे ये भी सही है भाई। इजिली अवेलेबल, ये भी सही है। अरे बाप रे बाप, सब सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान से करना है, ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा और निपटा दिया, आगे निकल गए। ये सब चीज सीखो, जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, वो अभी से सीखो, धीरे धीरे स्किल्स डेवलप होगा फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का, एंजॉय करोगे, मजा आएगा। और कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैथ्स भी बहुत आसान होता है, सिखाऊंगा तुम्हें, मजा दिला दूंगा तुम्हें, बता रहा हूं। फिजिक्स इंडिया के हर एक बच्चे को फील दिलाने का हमने जो संकल्प लिया ना, वो करेंगे। इसीलिए गांव-गांव दूर दराज के बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहे हैं, ताकि उनको जरा सा भी दिक्कत ना आए। वो रिलेवेंट कंटेंट जो कोटा में, दिल्ली में, यहां मिल रहा है, उससे बेस्ट कंटेंट देंगे। ये बेस्ट की बात बोल रहा हूं, उससे कम नहीं है। और ये तुम जाके जहां पे पूछना है पूछ लो। अपने दोस्त तुम्हारे कोटा में पढ़ते होंगे ना कोई, वह उससे उसको अपना नोट्स फोटो खींच के भेजना और पूछना कि पहले दिन के पहले क्लास में इतने क्वेश्चन मास्टर ने कराए थे क्या, ये बताया था क्या। अगर बोल देंगे तो कल से मत आना, बता रहा हूं। उससे मंगवा लेना, नहीं तो झूठ बोलेगा पक्का। मंगवा लेना, फोटो खींच के भेज, तब मानूंगा। आई गारंटी कि इतना ना क्वेश्चन होगा, इतनी ना प्रैक्टिस होगी, ये ना एक्सप्लेनेशन का लेवल होगा। मुझे पता है बेटा, मैं भी कोटा में पढ़ाया हूँ, जयपुर में पढ़ाया हूँ, दिल्ली में पढ़ाया हूँ, सब जगह सारे टॉप इंस्टीट्यूट लेवल पे पढ़ा के फिर यहाँ आया हूँ 10 साल में। तो तुम्हें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ो, मजा आएगा, बवाल मचाएंगे अपन और फोट डालेंगे। लेकिन डेली पढ़ना है। अगर तुम्हें मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करना है, कमेंट करना है, तो बताना है मुझे कैसा मजा आया, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले। एक टीचर के लिए बस ये होता है कि उसका बच्चा को अगर समझ में आ जाए तो बच्चा बोलता है सर मजा आ गया सर, तो वो मजा आता है। और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करे। आइए अगला काम करते हैं। क्या सर, अब मैं बताता हूं सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हमने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए हैं बेटा, ये देख लो। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट? 3। ये पहले से था। कौन कौन से थे ये देख लो। एक था CGS, एक है FPS, एक है MKS। ये 3 यूनिट है। इन तीनों में ये क्यों लिखा सर आपने? 3 ही लिखा क्योंकि इन तीनों में सिर्फ 3 ही चीज को माना गया था फंडामेंटल। अच्छा हाँ, इनके पास 7 नहीं थे। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पॉइंट सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। इसमें ये तीनों किसे मेजर कर रहा है? लेंथ। ये लेंथ को मेजर करेगा, ये मास को मेजर करेगा, ये टाइम को मेजर करेगा। ये सब जगह लेंथ मास टाइम है। ये क्या है? लेंथ मास टाइम है। ये क्या है? लेंथ मास टाइम है। ये क्या है? लेंथ मास टाइम है। तो ये लेंथ मास एंड टाइम को मेजर करता है सर। CGS सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज होगा, मास को मेजर यूज करने के लिए ग्राम का यूज होगा, टाइम के लिए सेकंड का यूज होगा। FPS में लेंथ को मेजर करने के लिए फुट का यूज होता है, मास को मेजर करने के लिए पाउंड का यूज होता है, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज होता है। MKS में मास को मेजर करने के लिए kg का यूज होता है। सॉरी, लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले MKS सिस्टम में मीटर का यूज होता है, मास को kg का यूज होता है, और ये जो टाइम है उसको सेकंड का यूज होता है। तो ये क्या है? लेंथ मास टाइम। ये क्या है? लेंथ मास टाइम। समझ आया? ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसके बारे में मैंने यहां बता दी तुम्हें। ये कहां चला गया? अभी तो लिया था।
ये रहा, ठीक है, ये देखो। तो अपने पास क्या है, अपने पास फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम है। ये क्या है, इसको छोड़ो, पहले इधर देखो। अभी मैंने तुम्हें 3 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाए हैं, एक सीजीएस, एक एमकेएस, एक एफपीएस। इसमें यह है फुट पॉइंट सेकेंड, पॉइंट को फुट पॉइंट सेकेंड, पॉइंट को एफटी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, है ना, है ना, है ना। यहाँ पे ये देखो फुट पाउंड सेकेंड, ये चीज यूज होता है। यहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकेंड, यस। यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये क्या है सर, ये बताया कि फोर्स का सीजीएस में डायन होता है और एमकेएस में न्यूटन होता है, इसके अलग अलग यूनिट्स हैं। वर्क को बोलते हैं अर्ग और यहाँ पे जूल। एनर्जी को यहाँ पे अर्ग पर सेकेंड, यहाँ पे वॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ये कुछ गलत लिख दिया, हाँ यहाँ पे देखो ये कुछ गलत लिख दिया। यहाँ पे देखो ये वर्क और एनर्जी का है, कौन सा, अर्ग या फिर जूल। और ये लास्ट वाला पावर का है, अर्ग पर सेकेंड या फिर वॉट। ये क्या है, छोड़ दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा इसी का जरूरत है। तो ये है हमारे पास सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एफपीएस। इन तीनों का कोई यूज नहीं है, ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि था किसी जमाने में, इसीलिए मैंने बोल दिया और समझा दिया। अब क्या है, अब इन सब के पापा जी हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। अब दुनिया में हंगामा हो गया, वार हो गया भाई साहब। अमेरिका बोला मेरा बात चलेगा, इंग्लैंड वाले बोले मैं क्या तुमसे कम हूं, मेरा बात चलेगा। फ्रेंच वाले भाई साहब मैं भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला हूं, मेरे पास भी 1000 चीजें हैं, मेरा बात चलेगा। युद्ध हो गया दुनिया वाले, इंडिया बोला मेरा बात कैसे चलेगा, मैं भी बनाऊंगा। सारी दुनिया में, चाइना तो किसी का मानता ही नहीं, समझ ही गए हो। तो सारी दुनिया में मार होने लगा, भाई मेरा मानो तो मेरा मानो। फिर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो कि शिक्षाविद योग्य लोग होते हैं, वो हमेशा चीजों को ठीक करते हैं। तो वो मिले, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया उसने बोला कि हम सब मिलके एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे जिसे सारी दुनिया मानेगी। चाहे वो अमेरिका हो उसे भी मानना पड़ेगा, चाहे इंग्लैंड हो उसे भी मानना पड़ेगा, और भारत देश का तो कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। हमारे बिना तो किसी का कुछ चलता ही नहीं है, समझ ही आ गए तुम्हें। तो अब क्या हुआ, अब एमकेएस का ही एक एडवांस वर्जन बनाया गया जिसे बोला एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसे दुनिया लोगों ने क्या बोला, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब इसे बोला कि सारा दुनिया वाला इसे मानेगा, ठीक। तो सारा, लेकिन क्या होता है कभी कभी कोई चीज इतना पॉपुलर हो जाता है कि उसे जल्दी से हटाया नहीं जा सकता। तो ये उतना ही पॉपुलर हो गया था। ये तो नहीं हुआ हमारे जीवन में, तो ये नहीं हुआ, लेकिन ये पॉपुलर हो गया तब तक, क्योंकि इसके पीछे का एक और रीजन है। क्योंकि ये जो इंग्लैंडियन वाले थे ना, ये पूरा दुनिया पर राज किया, तो अपने चीजों को खूब खूब प्रोत्साहित किया, तो दुनिया वाले इसे भूल नहीं पाए, तो दुनिया वाले इसे आज भी पढ़ते हैं, समझ आया। लेकिन एक्सेप्टेबल अभी सारे बुक में कौन सा है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एमकेएस। अब तुम ये मत बोला भारतवासी क्या कर रहे थे, हमें नहीं पता भैया, 20 साल पहले 100 साल पहले ये बना है, मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे वो, दादाजी के दादाजी से पूछना पड़ेगा। चलिए इधर आ जाए। तो एमकेएस का एडवांस वर्जन बनाया गया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसमें देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए मैंने, 7। कौन कौन से, यही लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। आया मजा। और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने इन चीजों को मेजर करने के लिए एक यूनिट दिया। क्या क्या दिया वो जरा सा आप देखते चलो। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर दिया, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम दिया, किलोग्राम से मेजर करो। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड दिया, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल दिया, मोल। करंट, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए एम्पियर दिया, एम्पियर। ये सब नाम है यूनिट का, देखते जा रहे हो ना। लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमने दिया कैंडेला। अब इस सब का शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, देखो कैसे। इस सब का शॉर्ट फॉर्म सिंबल क्या है, मीटर का, मीटर को एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, सेकंड को एस से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से या थीटा से भी डिनोट करते हैं, मोल को MOL से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से या आई से, दोनों से डिपेंड करते हैं, कैंडेला को CD से डिपेंड करते हैं। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं ये, जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में है। और इसमें एक और चीज ऐड किया गया है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी। क्या ऐड किया बेटा, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन कौन से, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है सर, प्लेन एंगल ये होता है, एक आर्क लेंथ है, एक आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ जो यहाँ पे एक एंगल बनाता है, प्लेन में अगर है ये,
आर्क लेंथ हमेशा एक प्लेन एंगल बनाता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेटो खाए हो, अरे वो बर्थडे में जो तुम बन जाते हो क्या जोकर ऐसा नहीं है। बर्थडे में तुम्हें माता पिता प्यार करते हैं, दोस्त प्यार करते हैं, तुम्हें गिफ्ट देते हैं, तो तुम्हें एक टोपी बना देते हैं। पता नहीं कैसा टोपी पहनाते हैं, कहीं सही में ना टोपी पहना दिया हो। तो तुम्हारे दोस्त तो पक्का सही में ही टोपी बनाते हैं, मार मार के भुर्ता बना देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटो जो तुम खाते हो, इसके सारे पॉइंट्स को अगर इससे मिलाओ, सारे पॉइंट्स को, ये वाला आउटर पॉइंट को भी मिलाओ, ये वाला पॉइंट को भी मिलाओ इससे, ठीक है, देखते जा रहे हो, ये वाला पॉइंट को भी मिलाओ इससे, इससे ये वाला पॉइंट को भी मिलाओ इससे, ये वाला पॉइंट को, और ये अंदर वाले पॉइंट को भी मिलाओ। तो इस तरीके से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो इस जगह पे एंगल बना है, ये वाला एंगल 3D वाला एंगल होता है। ये देख रहे हो, वो कोऑर्डिनेटो का लास्ट वाला खाते मजा आ रहा है, वो जो अंतिम समय वाला बचता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो चीज बनेगा यहाँ पे, ये क्या है, ये है सॉलिड एंगल, ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे, ओमेगा से। ये इस एरिया पे डिपेंड करता है, ये एरिया कितना है, मान लो ये एरिया ds से रिप्रेजेंट हो रहा है या dA से रिप्रेजेंट हो रहा है, मान लो ये एरिया किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, dA से, और ये जो रेडियस है सब जगह से वो r है, मान लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अभी इतना ही जानना है क्या, हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कब यूज होगा, 12 क्लास में थोड़ा सा, अदरवाइज नीट में जरूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग लगा दो, बता दिया सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन यूज होता है, जिसको RAD से डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन बोलते हैं, और इसे SR से डिनोट करते हैं। ये कहां पे है सर, ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट में दो चीज है बेटा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो 7 है, समझ आया, और दो सप्लीमेंट्री हैं जो कि प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है। अब मैं बता देता हूं थोड़ा सा तुम्हें यहां पे कि रेडियन क्या होता है। रेडियन तब होता है जब ये थीटा जो होता है ना, थीटा जानते हो क्या होता है, ये वाला अगर आर्क लेंथ L है और ये वाला रेडियस R है, तो थीटा होता है L/R। देखो थीटा होता है L/R। तो ये 1 रेडियन, ये एंगल थीटा जो है वो 1 रेडियन कब होता है, थीटा 1 रेडियन तब होता है जब ये आर्क लेंथ भी रेडियस के बराबर हो जाए, यानी कि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर के लेंथ का हो जाए और यही रेडियस हो जाए, तो इस बार जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होता है। ये मतलब है रेडियन का कि आर्क लेंथ और रेडियस दोनों अगर बराबर हो जाए तो उस टाइम के एंगल को 1 रेडियन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। यहां तक तुम्हें मैंने काफी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डेवलप किया, ये सब चीज बता दिया, तो अब बेटा मजा तो तगड़ा आने वाला है सर, और अब का जो मजा है ना वो तुम्हें मजा रियल में दिला देगा। तो अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं क्या सर, आपने अब हमें यह बता दिया कि सिस्टम ऑफ यूनिट 3 तरीके का है, उसके बाद आपने यह बता दिया कि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, फिर आपने सर यह भी बता दिया कि SI सिस्टम यूनिट में 7 है, ये याद होना चाहिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और अगला लुमिनस इंटेंसिटी। बिल्कुल, इसके सिंबल और इसके SI यूनिट्स पता होने चाहिए। यहां पे रेडियन, स्टेरेडियन, अब मैंने लिखा सम डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब कोई भी रैंडम दुनिया में क्वांटिटीज ले सकते हो तुम, कोई भी दुनिया में, जैसे कि कुछ चीज है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं टॉर्क का यूनिट बताओ, अब टॉर्क का यूनिट तुम नहीं बता पाओगे। मैं पूछूं तुमसे फोर्स का यूनिट बताओ, तुम फोर्स का यूनिट नहीं बता पाओगे। ये क्या बोल रहे हो सर, मैं बोलूं प्लैंक्स कांस्टेंट का बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट का तुम नहीं बता पाओगे, तो कैसे बता पाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सब चीज धीरे धीरे फिजिक्स में आएगा, जो पूरा फिजिक्स में आएगा ना वो सारा चीज इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जिसे टॉर्क रोटेशन में पढ़ेंगे मजा आएगा, फोर्स न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे मजा आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट 12 के मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर में पढ़ेंगे मजा आएगा। लेकिन बात यहां पे क्या है सर, बात यहां पे यह है कि इसका फॉर्मूला जाने बिना हम लिख नहीं पाएंगे। इन सब का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टॉर्क जो होता है वो R और F के कॉम्बो पैक से बनता है, तो R और F क्या होता है वो पता होना चाहिए, तब तुम टॉर्क का यूनिट लिख पाओगे। फोर्स पता होना चाहिए कि मास और एक्सेलरेशन से बनता है, तो ये मास और एक्सेलरेशन के कॉम्बो पैक से होना चाहिए। ये प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी से होता है, ये होता है hc/λ, ये लैम्डा होता है वेव लेंथ, क्या होता है वेव लेंथ, और ये क्या होता है c स्पीड ऑफ लाइट। अब ये तो हमें नहीं आता सर, हाँ तुम्हें नहीं, दुनिया में किसी को नहीं आता, कोई भी जो 11th क्लास का बच्चा उसे नहीं आता ये, तो उसे कैसे आएगा, मेरे जैसा टीचर उसे बताएगा कि टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है बेटा, फोर्स का ये होता है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट यहां से निकलेगा h से,
तो ये h निकल जाएगा। अब h निकलेगा एनर्जी इंटू लैम्डा बाई सी, तो इससे निकलेगा इसका यूनिट। यहां फोर्स m इंटू ए से निकलेगा, जहां a क्या है, एक्सेलरेशन है, ये f है फोर्स, ये r क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ यूज करते हैं। तो कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट तुम लिख पाओगे इस तरीके से। तो देखो यहां पे ये फोर्स है, तो पहले फोर्स का लिख देता हूं मैं, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को किस चीज में मेजर करते हो, केजी में। और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी होता है लेंथ बाय टाइम इंटू टाइम, और लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। लेंथ को किस में मेजर करोगे, एसआई लिख रहे हैं, एसआई एसआई एसआई, तो मीटर, और ये टाइम को सेकंड, तो ये मीटर बाय सेकंड स्क्वायर है क्या, एक्सेलरेशन, और ये केजी है, तो क्या केजी मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर। मजा आया तो आग लगा दो, ये यूनिट बन गया किसका, फोर्स का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया मजा। ऐसे ही टॉर्क, टॉर्क में क्या, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस किससे मेजर होगा, लेंथ से। लेंथ को किस में मेजर करते हो, मीटर में, क्योंकि एसआई है तो मीटर लिख लो। और फोर्स को ये रहा तो लिख लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, केजी, ये मीटर मीटर तो मीटर का स्क्वायर, ये सेकंड का स्क्वायर। अच्छा मजा आया सर। फिर अगला क्या है, अगला है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बनाने से पहले मुझे एक और चीज बनाना पड़ेगा, एनर्जी। चलो एक्सेलरेशन बना दिया ना यहाँ पे, चलो अब एनर्जी बनाओ। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी, दुनिया में कोई भी एनर्जी ले सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, उसका भी यूनिट वही होगा, हीट एनर्जी ले लो, उसका भी यूनिट होगा, साउंड एनर्जी ले लो, उसका भी यूनिट यही होगा, तुम्हारा एनर्जी ले लो वो भी होगा, अपनी वाली का एनर्जी ले लो वो भी वही होगा। यानी कि एनर्जी काइनेटिक से लो, सबसे आसान होता है हाफ mv स्क्वायर। ये मास को मेजर करने के लिए केजी, कोई भी एनर्जी का यूनिट सेम होता है। हीट एनर्जी ले लो, साउंड एनर्जी ले लो, दौड़ने वाला एनर्जी ले लो, चलने वाला एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, सब एनर्जी सेम होगा। ओ यस, तो ये हो गया केजी। ये हो गया क्या, सर ये तो अभी तुरंत बताया आपने, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हो गया एनर्जी, देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर, तो ये तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ बताओ ये एनर्जी किसके बराबर है, सर एनर्जी और टॉर्क बराबर है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये नीट पीवाईक्यू है, लेते रहो आप। नीट का क्वेश्चन करा दिया सर आपने, हाँ नीट पीवाईक्यू यही पूछा था। बताओ कौन कौन से का यूनिट सेम है, तो इसका यूनिट सेम है, हो गया एनर्जी और टॉर्क का यूनिट सेम होता है। हाँ मजा आया। अब प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, तो एनर्जी लैम्डा बाय सी। ये लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का एंगल, या तो ये डिस्टेंस, या तो ये डिस्टेंस, या तो इसको और आगे बढ़ा दो, तो ये डिस्टेंस, ये होता है लैम्डा। ये डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है, लेंथ है यानी कि लैम्डा को मेजर कर सकते हैं मीटर में अपन। तो ये एनर्जी का तो तुमने निकाल दिया, यहां पे लिख लो इसको, केजी मीटर स्क्वायर है ना, बाय सेकंड का होल स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी। लैम्डा होता है सर मीटर, मजा आया। और नीचे है सी, ये है वेलोसिटी, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड, यानी कि नीचे सेकंड, तो ये मीटर से मीटर गया, ये सेकंड से ये सेकंड गया, तो ये क्या निकल गया, देखो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड। ये क्या निकल गया, मजा आ गया सर। ये तरीका होता है, लेकिन ये तुम कब कर पाओगे, जब तुम्हें ये फॉर्मूला आएगा। तो क्या सर आप ये फॉर्मूला सब चीज का बताओगे, हमें रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं, धीरे धीरे लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो आर 4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन आदित्यानंद का तगड़ा गेम अब मैं कर रहा हूं, डबल ए स्टार चीज दे रहा हूं मैं, ये है कि दुनिया में डिस्टेंस कोई भी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे रेडियस हो, रेडियस को भी डिस्टेंस से ही मेजर करते हैं, या रेडियस ऑफ जायरेशन हो, या रेडियस हो, या लाइट ईयर हो, या पार्सेक हो, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, इन सब को डिस्टेंस का ही यूनिट बोलेंगे, इन सब को डिस्टेंस का ही यूनिट बोलेंगे, इन सब को डिस्टेंस का ही यूनिट बोलेंगे। किसका यूनिट बोलेंगे, डिस्टेंस का। अरे बाप रे, ये तगड़ा गेम था सर। यानी कि इसको भी मेजर करने के लिए कभी कभी कोई जीवन में ये आ जाए, तो इसका जो यूनिट होगा वही सबका होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वही सबका होगा। आंसर है यस। यानी कि ये सब कुछ इस दुनिया में लेंथ को ही मेजर करता है। ओ भाई साहब, मजा आया। तो सबका सेम होगा, हाँ।
स्पीड, अब स्पीड तेरा चलने वाला हो या तेरे कार का चलने वाला हो या तेरी अपनी वाली का हो या एवरेज हो, सबका सेम। अब स्पीड हो या वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, अरे बाप रे बाप, इन सब का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर लेंथ बाय टाइम ही होगा। बोलो मजा आ रहा है तो आग लगा दो। ये है तगड़ा डबल ए स्टार बेटा, ये डबल ए स्टार थ्योरम है जो कहीं नहीं मिलता है बेटा। मस्त वाला फील आ रहा है तो जल्दी से बताना। अगर एक्सेलरेशन है तो एवरेज एक्सेलरेशन हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, देख लो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है उसका भी यही होता है। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो, सबका सेम होता है। अरे बाप रे, इन सब का सिर्फ एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है सर, ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी होता है लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम, और यही चीज होगा एल बाय टी स्क्वायर, ये सब का सेम होगा। हाँ तो इस तरीके से मजा आ गया सर। फोर्स, अब दुनिया में रस्सी को पकड़ के खींचने वाला टेंशन फोर्स हो, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स हो नचाने में, या फ्रिक्शन फोर्स हो, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो, या धरती माता का फोर्स हो, या वेट फोर्स हो, या थ्रस्ट फोर्स हो, या विस्कस फोर्स हो पानी के अंदर, इन सब फोर्स है तो फोर्स का ही होगा। और फोर्स का क्या है सर, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इन सब में इसी तरीके से निकालेंगे। मस्त वाला फील आ गया तो बताओ। और इतना ही नहीं, विस्कस फोर्स, रीस्टोनिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कहीं भी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, लॉरेंस फोर्स, अरे यार रेडिएशन फोर्स, सबका सेम होगा। यानी कि सबका एक ही। हाँ मजा आयो। अब मजा तो कल दिलाऊंगा मैं, जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये वर्क ही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, टर्मिनल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, टॉर्क है, स्ट्रेन एनर्जी है, सबका सेम। हाँ और इससे भी तगड़ा गेम करूंगा जब मैं बताऊंगा तुम्हें दो चीज आना चाहिए, फोर्स और वर्क। और ये दो चीज के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर ना खत्म हो जाए तो बताना, तगड़ा गेम फोड़ेंगे अपन। रेडी हो बम फोड़ने के लिए? तो कल इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोगों ने बहुत जबरदस्त वाला गेम किया है, मजा दिला दिया मुझे यार, सही में थैंक यू, लव यू बच्चा लोग। मिलेंगे फिर से एक और भयानक सा लेक्चर में, लेकिन ये सारे होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें 5, हमेशा 5 क्वेश्चन दूंगा, 1 2 3 4 5। तो 5 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पांचों क्वेश्चन तुम मुझे जरूर करके इसका कमेंट करके आंसर मुझे बताना। और फिर से धमाकेदार लेक्चर में मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देता हूं 6, ये इन 6 क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताना बच्चा लोग, मस्ती में करके आज बताना, अभी बताना, और बताना कि लेक्चर में कितना जबरदस्त मजा आया, तुम्हें फील आया तगड़ा वाला, तो जरूर बताना सर, और आग और दिल बरसा देना। थैंक यू, लव यू। ये 5 क्वेश्चन जरूर करना, अपन डेली इसी एनर्जी, इसी इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे, मस्त वाला मजा दिलाते रहेंगे आप लोगों को। और इसके लिए मिलेंगे फिर से कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, कल का मतलब। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग। होमवर्क का आंसर जरूर बताइएगा।